शादी के बाद आपको लगा कि आपका सपना छीन गया? फिर शादी के बाद पापा ने बोला कि बेटा अच्छा नहीं लगेगा, तुम बहू हाफ पैंट पहन के दौड़ोगी, लोग क्या बोलेंगे। लेकिन 6 साल तक बहुत गंदी लाइफ थी। ऐसे चलते तो ब्लड गिरता था और बहुत सारे कराए, लोग बिल्डिंग बंद ही नहीं होती थी। ऐसा समय आया था 3 दिन तक तो हस्बैंड ऐसे हाथ में लेके वेट कर रहे थे कि ये कब जाए, इसको घाट लेके जाए। My mom age and your age is almost near to लेकिन जो बनारस की मीडिया बोलती है, हाँ। वो बोलती है गोल्डन मॉम। हाँ। 91 से लेकर के 94 तक हम लोगों ने ऐसा माहौल कर दिया कि घर घर से लड़कियां निकलने लगी। अभी के जनरेशन में क्या आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ज्यादा फील होता है या फिर लैक ऑफ पैशन फील होता है? ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा है। देश के लिए आपने इतने मेडल्स लाए हैं, गोल्ड मेडल्स लाए हैं, इतना कुछ किया इस देश के लिए, मतलब आपको पैसे बहुत मिले हैं। गुड क्वेश्चन। आई थिंक किसी चीज में आप पार्टिसिपेट कर रही थी और आई थिंक आपने मनोज तिवारी जी को भी दौड़ा दिया था। सबसे खराब क्रिटिसिज्म आपको कौन सा लगा, जो आपको लगा कि ये क्या है? आप उन औरतों को क्या बोलेंगी जो अभी अगर 40 की भी होती है तो ऐसे बोलती है कि अब मेरी उम्र हो गई है, ये सब नहीं कर सकते? क्योंकि आपने अभी अपने मेडिकल कंडीशन के बारे में बात की, मैं इसकी पूरी स्टोरी जानना चाहती हूँ। मुझे हस्बैंड छिप के जाके देखते थे कि तेरा तो करती क्या है। भ्रांतियाँ थी लड़कियों को लेकर कि लड़कियाँ स्पोर्ट्स में जाएंगी तो कोई अच्छी शादी नहीं करेगा, और स्पोर्ट्स में जाने के बाद लड़कियाँ खराब हो जाती हैं। तो हमारे अंदर फेम आता है, जब हमारे पास मनी आता है तो हम कैसे बदल जाते हैं तो हमें खुद नहीं पता चलता। हाँ, वो शायद इसीलिए मैं आज टॉप पे हूँ। जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं आती हैं सबके एज ए ब्रांड एम्बेसडर, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, बेटी बचाओ का हो, चाहे स्वच्छता का, मैं अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हूँ। सर एक दिन मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई और उस समय वो 12-13 दिन में अंदर चढ़ गया। बीमारी के बाद ये कमबैक हुआ, उसके बाद तो मेडल्स पे मेडल्स आने लगे। मतलब 3 महीने में मैंने 30 किलो वजन कम किया। की पिक्चर देखी थी जब आप झंडा कैरी कर रही थी। आई थिंक दैट्स द बेस्ट फीलिंग एनीबॉडी कैन एवर हैव। स्पोर्ट्स कल्चर कैसे बिल्ड होगा? एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल आपसे लोगों को क्या बेनिफिट्स मिल सकता है? एक में बच्चा आने से लेकर के किशोरी बालिका तक पूरा हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देखता है। अगर मुझे मरते मरते भी कोई बोले कि आपको क्या इच्छा है कि मुझे दौड़ने को दे दे, एक रेस पूरी करके आ जाओ तो मैं मरने लगा। आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलने वाले हैं जिन्होंने 100 से भी ज्यादा मेडल्स दिए हैं, और मैं बताऊं मैक्सिमम मेडल्स गोल्ड रहे हैं, इसीलिए उनको पूरे यूपी में गोल्डन मॉम कहा जाता है। आज 50 साल के एज के बाद भी हमारी गोल्डन मॉम हमारे लिए सिर्फ गोल्ड मेडल ही लेके आती है। पूरा इंडिया उनको सेलिब्रेट करता है और बहुत ही प्राउड है। मैं बात कर रही हूँ मिसेस नीलू मिश्रा जी की। आइए बात करते हैं, जानते हैं उनकी स्टोरी। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी जो मैं कवर की हूँ कि 14 साल के एज गैप के बाद भी उन्होंने रीस्टार्ट किया, बाउंस बैक किया और आज फिर से मेडल लेकर आ रही है और आगे भी लेती आई है। और वो कहती हैं कि जब तक जिंदा रहूंगी सिर्फ देश के लिए गोल्ड ही लेकर आऊंगी। आइए जानते हैं इनकी स्टोरी, इन्हीं की जुबानी। हेलो मैम, वेलकम टू द पूजा गोस्वामी पॉडकास्ट। ये बनारस का अपना पॉडकास्ट है और आज मैं आपसे मिलके तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। उसका रीजन मैं बता दे रही हूँ। My mom's age and your age is almost nearer to और आपको देखने के बाद मैं सोची कि इस शी नीलू मिश्रा जिससे मैं फोन पे बात कर रही थी, आपको देखने के बाद मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कह सकता है कि यू आर 50 प्लस। ये पहले तो मैं जानना चाहती हूँ, हाउ यू आर कैरिंग योरसेल्फ, कैसे ये? एक एथलीट देखो, फिटनेस उसका लाइफस्टाइल अलग अलग होता है जी। और मैं भी एक एथलीट हूँ, तो मुझे एक तो नेचुरल मेरी मदर का मिला हुआ है। अच्छा। वो भी 75 है, लेकिन उनको देख के लगता नहीं कि शी इज 75, उतनी एक्टिव, मुझसे ज्यादा एनर्जेटिक है। तो एक हेरिडिटी मिला हुआ है और साथ में हम लोगों का जो वर्कआउट होता है ना, वो अपने आप में फेशियल होता है, अपने आप में सारे जितने मेडिटेशन सब कुछ का एक पैकेज होता है। तो उसके कारण हम फिट रहते हैं और हम लोग का डाइट भी ऐसा नहीं होता है कि अनहेल्दी। इसके बस यही एक राज है। ये तो मुझे लगता है पूरे ऑडियंस को ये बात यकीन नहीं होगा कि ये सिर्फ और सबसे बड़ी बात, बहुत मैं पार्लर नहीं जाती, ये नेचुरल है और ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। बाबा विश्वनाथ ने कुछ भर के दिया आशीर्वाद। आप सारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बंद करवा रही हैं। वो तो ठीक है, क्योंकि देखिए एक आर्टिफिशियल जो ब्यूटी होती है और नेचुरल, वो तभी आएगा जब आप स्पोर्ट्स से जुड़ेंगे या अपने फिटनेस पे ध्यान देंगे। और मैंने एक बार झेला है
वो तो बहुत बहुत सारी बड़ी स्टोरी प्रॉब्लम्स है। को झेला है, तो उसके बाद लगा कि नेचुरल रहो, ज्यादा फिट रहोगे। हाँ, वो स्टोरी तो हम बिल्कुल कवर करेंगे, उस बात पे जरूर आएंगे, लेकिन उसके पहले मैं जानना चाहती हूँ कि मैं आपको क्या बुलाऊं, देश आपको क्या बुलाता है? ट्रैक क्वीन बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन जो बनारस की मीडिया बोलती है हाँ। वो बोलती है गोल्डन मॉम। हाँ, ये क्योंकि तो मैंने भी सुना है। बेटा मेरा भी 27 इयर्स का हुआ है, तो वो हमेशा मेरे साथ रहता था। जब भी मेडल्स आते, गोल्डन मॉम इसलिए कहते थे कि गोल्ड मेडल्स ज्यादा आते थे, रिकॉर्ड्स बनते थे, गोल्ड मेडल्स आते थे। तो वाह। इसलिए मतलब अगर मैं सिल्वर लाती थी, लोगों को लगता था अरे ये सिल्वर कैसे आ गया, आपसे कैसे सिल्वर आ सकता है। तो गोल्ड गोल्ड की आदत पड़ते हुए गोल्डन मॉम ही नाम डाल दिया। ये तो ठीक है, लेकिन अगर मैं जब सोच रही थी आपके बारे में और आपके एक्कोलिट्स के बारे में, तो मुझे एक अवार्ड तो बहुत पसंद आया, दैट इज फ्रॉम बनारस ओनली, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड। और आपका जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, जो आपने इस देश को दिया है, उसके हिसाब से तो मुझे लगता है सुटेबल नेम इज रानी लक्ष्मीबाई। यस, स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया। रानी लक्ष्मी वीरता अवार्ड 2017 में मुझे दिया, स्टेट अवार्ड। जब आपने ये शुरू किया था, मतलब ऐसा कौन सा टाइम था जब आपने सोचा कि मुझे एथलीट बनना है? मुझे जब 1982 में इंडिया में एशियाड हुआ, तो मैं बहुत छोटी थी, तो पीटी उषा चारों तरफ नाम आते थे, रेडियो में भी सुनने को मिलता था। फिर मेरे दिमाग में उसी समय से आया कि एक लड़की है, दौड़ रही है, जिसको इतना ऑनर मिल रहा है, तो मुझे भी ऐसा ही काम करना है कि जिसके लिए मुझे भी ऑनर मिले। फिर जब मैं क्लास 8th में थी, तो पहली बार दौड़ने का प्रयास किया, मैं गिर गई। तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा देखो, जो एक बार गिरते हैं ना, वो जिंदगी भर संभल के चलते हैं। वो हर्डल रेस थी, मैं उसमें गिरी और हार गई। फिर मैंने 2-3 साल मेहनत किया। फिर क्लास 9-10th में स्कूल, बहुत मेरे फादर बहुत थोड़ा सा चाहते नहीं थे मैं स्पोर्ट्स में जाऊं। अच्छा। उनका सपना था या तो मैं मॉडलिंग करूं या कोई ऑफिसर बनूं, क्योंकि कहते थे मेरी बिटिया बहुत गोरी सुंदर सी है, काली हो जाएगी। तो थोड़ा सा शुरू में उनको लगता था कि नहीं, पढ़ाई लिखाई करे, कुछ अच्छा काम करे। लेकिन फिर कहते ना, होनहार वीरवान के हो चीखने पात। क्लास 12 तक मैंने बस स्टेट वगैरह खेला। जब क्लास 12 के बाद ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन लिया, तो इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स होते थे और उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और यूपी चैंपियन में लगातार 5 साल थी। मतलब जब मैं दौड़ती थी, मुझसे 100 मीटर में 25 मीटर 30 मीटर तक आगे पीछे कोई नहीं रहता था, और जितने भी इवेंट में पार्टिसिपेट करती सब में गोल्ड आते थे। तो गोल्डन मॉम। यस, यंग एज में भी मैं हमेशा गोल्ड, और स्टेट रिकॉर्ड भी बना मेरा 100 मीटर का 12 सेकेंड। ये 12 डेट का है, जो आज भी इंटर यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड है, टूटा नहीं है। तो एक शुरुआत थी, ऐसे शुरुआत थी। और फिर फादर को भी लगा कि नहीं, अच्छा करती। पहले एक शाम को रेडियो में न्यूज आता था 7:20 पे, प्रादेशिक समाचार, तो उसमें नाम बोला जाता था कि बस्ती की नीलू मिश्रा ने इतने गोल्ड लिए, इतने रिकॉर्ड बनाए। तो मेरे फादर को बहुत सुनाना सबको अच्छा लगता था, तो उनको मोटिवेट करने के लिए वो न्यूज़ बहुत काम आया। फिर वो मेरा खुद ध्यान रखते थे, मेरे डाइट को लेकर के। कहीं खेलने जाना हो तो मेरी मदर खुद प्रिंसिपल थी स्कूल की, तो वो ले जाके पहुंचाती थी। तो एक शुरुआत में ऐसे ही मोटिवेशन मिला, और फिर जब मैं खेलने लगी तो फिर काफ़ी कुछ मैंने किया। या शादी के पहले करीब 13 नेशनल मैंने खेले। अगर मैं आपकी बातों से ही आऊं तो मैं थोड़ा सा पीछे जाती हूँ। आपके फादर की बात सुन के ना, मुझे विपाशा बासु की फादर की बात याद आ गई कि वो बताते थे कि मेरे फादर इतने ज्यादा ऑब्सेस थे मेरे से कि वो मुझे कोई टैटू नहीं कराने देते थे, वो मुझे खेलने नहीं देते थे, क्योंकि शी वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन, उनको खेलना बहुत पसंद होता था। तो वो कहते थे, मेरे फादर बोलते थे ना तुम खेलने नहीं जाओगे, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू, मतलब नहीं, मैं आपको एक एज अ मॉडल देख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक आप सेलिब्रिटी बनो, एक आप हीरोइन बनो, यू आर अ हीरोइन मटेरियल। तो वैसे ही मुझे फील आ रहा है कि आपके फादर भी वही सेम हुआ था एकदम। पता चलता था कि मैं खेलने गई तो रात को बड़ी पिटाई होती थी। और हर बार जाओगी खेलने, हाँ जाएंगे, जाओगी खेलने, मतलब थक के हार के डैडी बैठ जाते थे और मैं कहती थी हाँ जाएंगे। कभी मैंने कहा नहीं कि नहीं जाएंगे। फिर मैंने एक रास्ता निकाला कि फादर मेरे कोर्ट में जाते थे, वो क्रिमिनल लॉयर थे और उनका बड़ा दबदबा था। मतलब वो इसलिए और भी सोचते थे कि अरे मेरी लड़की को कुछ हो जाएगा तो एक वो नाम खराब होगा। और पहले ऐसी भ्रांतियां थी लड़कियों को लेकर कि लड़कियां स्पोर्ट्स में जाएंगी तो कोई अच्छी शादी नहीं करेगा, और स्पोर्ट्स में जाने के बाद लड़कियां खराब हो जाती हैं। तो एक ये भी जो मुझे दिखाना था, प्रूव करना था कि बस्ती एक छोटा सा शहर है और वहाँ से कोई ऐसी लड़की निकली नहीं।
और मैंने उसी समय अब एक माहौल बनाया। स्पोर्ट्स ऑफिसर थे खत्री सर, उनकी बेटियां थी, हम लोगों ने मिलके, मेरी एक फ्रेंड थी मुस्लिम थी उरूसा फजल, उसने मेरा साथ दिया। हम लोगों ने बस्ती से जिले में, और 91 से लेकर के 94 तक हम लोगों ने ऐसा माहौल कर दिया कि घर घर से लड़कियां निकलने लगी। फादर फिर जब देखे कि नहीं ये मानने वाली नहीं है, ये बहुत अच्छा कर रही है, हाँ। तो वो हमारे घर में गाय थी। हाँ। जब स्टेडियम से आते थे तो मेरा इतना बड़ा ग्लास रहता था, वो ग्लास में दूध निकाल के डायरेक्ट पिलाते थे, ये नहीं कि गरम करना। अच्छा, दूध कच्चा एकदम दूध? गरम गरम कच्चा दूध, बेटा लो तुम्हारे लिए। दलिया बना के रखते थे। शाम को नॉनवेज खाती थी तो वो होता है पाया, पाया का हाँ, सूप पाया बना, सूप, हाँ। वो बना के मेरे लिए रखते थे, नहीं बिटिया को कोई कमी ना होने पाए। तो एक अच्छा, बहुत अच्छा माहौल मिला। और मेरी मदर, जैसे मैंने बताया कि वो खुद, उनको भी राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, टीचर्स को जो मिलता है, बेस्ट टीचर्स को 5 सितंबर को। तो मेरी फैमिली ऐसी टैलेंटेड फैमिली थी, तो एक स्टैंडर्ड क्रिएटेड था ऑलरेडी, जिसको आपको भी नहीं मेटअप करना था कहीं ना कहीं। हाँ, मैंने जो शुरुआत की तो सबका सपोर्ट मिला। अगर मैं और थोड़ा आपके पीछे नहीं, पास्ट लाइफ में जाऊं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ फैमिली बैकग्राउंड यू हैव। आपका एजुकेशन कैसा रहा, किस शहर में आप ज्यादा रही हैं, और कौन नहीं, मतलब आई थिंक आप ज्यादा बेहतर पता मेरी पाओगे। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई बस्ती से हुई है। अच्छा। और मैंने क्लास 12 तक मुस्लिम स्कूल से पढ़ाई की है। अच्छा। और सबसे मजेदार बात, इतना बेगम खैर गर्ल्स इंटर कॉलेज है, हाँ। नाम का मुस्लिम स्कूल था, लेकिन किसी कॉन्वेंट से कम नहीं था। अच्छा। बहुत अच्छे। और वहां पे हम लोगों को हाफ पैंट मिला था दौड़ने के लिए। अच्छा। तो बड़ा मजा आता था। मेरी फ्रेंड थी एनी, जिसके उर्सा फजल, उसको एनी नहीं हम लोग बुलाते थे। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे क्लास में कोई टास्क मिला कि कल ये तुमको याद करके आना है, इंग्लिश में अक्सर सजा मिलता था, तो जानबूझ के हम तैयार करके नहीं आते थे। अगर मैं याद करके आती थी तो एनी नहीं सुनाती थी, या एनी याद करके आए तो मैं जानबूझ के नहीं सुनाती थी, कि ऐसा कि हम दोनों को एक साथ क्लास से बाहर निकाला जाए। और हम दोनों को एक साथ निकाला जाता था कि तो मुर्गा बनो। उधर टीचर पढ़ाती थी, हम लोग को 20 मिनट का टाइम मिलता था, और जाके हम लोग लॉन्ग जंप करके आ जाते थे। मैं, और बस वो हाफ पैंट बड़ा अट्रैक्शन रहता था, ये पैशन मतलब ऐसा जुनून था ना खेल का, कि जिस इंटरवल में लड़कियां और कुछ करती थी, हम लोग वो ग्रीन कलर का शॉर्ट्स मिला था, वो पहन के सीधे जंप करने पहुंच जाते थे। मतलब खेलने का नशा ऐसा बचपन से खून में ही भगवान ने दिया था। जब मैंने क्लास 12 पास किया तो बस्ती में एक था कि क्लास 12 के बाद लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए, और ब्राह्मण फैमिली के थे। तो कुछ ज्यादा ही फादर को लगता था। एक उनके पास रिश्ता आया। वो लड़का इंजीनियरिंग कर रहा था बैंगलोर में। अच्छा। तो ये हुआ कि बेटा देखो, लड़की दौड़ती है। तो भाई साहब पहुंच गए स्टेडियम देखने के लिए। अब उनको पता नहीं कहाँ से बहुत ज्यादा पसंद आ गया। घर पहुंच गए 1 घंटे बाद। हम फिर पता चला कि ये ऐसे इसलिए आए हुए हैं लड़की देखने। मेरी बहन ने चाय में नमक मिर्च जितने भी मिला सकती थी और पिलाया, और वो बिना कुछ बोले पी भी गए। घर जाके जिद ठान लिया कि नहीं, शादी तो वहीं करनी है। फादर को एकदम से लगा कि नहीं, बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत रिच फैमिली है और कर देना चाहिए। लेकिन मेरी मदर ने उस समय मेरा साथ दिया। बोली नहीं, मुझे अपनी लड़की को पढ़ाना है, क्योंकि वो खुद एनसीसी, उन्होंने 26 जनवरी की परेड की हुई थी। मुझे, मेरे पास जॉब है। मेरे माँ बाप ने जब उस जमाने में बीएससी कराया और एलडी की डिग्री कराई, तो मैं अपनी बच्ची को 12th करके कैसे कहीं भेज सकती हूँ। उन्होंने मतलब 1 हफ्ते तक खाना नहीं खाया था। अच्छा। घर में मतलब ऐसा युद्ध हो रहा था फादर का कि नहीं, हम बात नहीं करेंगे, मतलब लड़ाई झगड़ा। और 1 हफ्ते बाद फिर फादर को लगा कि नहीं, मम्मी सही कह रही है। और उन्होंने फिर ग्रेजुएशन में जब एडमिशन कराना था तो गर्ल्स स्कूल में ना करा के कोएड में कराया। तो सोच, ऐसे ब्रॉड माइंड की मेरी मदर, जिन्होंने अपना पूरा रोल निभाया एक अच्छी माँ के रूप में। और आज शादी हो गई तो शादी निरविश्वास नहीं होती। फिर कहीं ना कहीं बस दूसरे पे इंडिपेंडेंट होना पड़ता। फिर जब एडमिशन हुआ तो मुझे बहुत लगा कि नहीं, कुछ ऐसा करके दिखाना है कि ताकि फादर ने जिस विश्वास के साथ मुझे छोड़ा है वो होना चाहिए। काफी अच्छी स्टोरी रही है। मुझे एक्चुअली में 9 से लेकर 94 तक का पीरियड बहुत ही, मतलब उस टाइम तो एक्चुअली में आप 12th बहुत ज्यादा बोल रही हैं। आई हैव हर्ड 8 पास कर लिया या फिर ना 10th पास कर लिया, इट इज अ बिग अचीवमेंट एंड नाउ जस्ट गेट बहुत अच्छा माहौल ऐसा। मतलब लड़कियों को, मैं जब क्लास 7 में थी तो मुझे, मेरे छोटे छोटे 6 भाई, हम लोग 6 भाई बहन हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ, 2 बहन और हैं, 3 भाई हैं।
तो ये होता था, मम्मी स्कूल जाती थी, हाँ। फादर मेरे क्रिमिनल लॉयर, तो उनकी भी जिम्मेदारियां थी। तो सुबह का समय बहुत हैट्रिक होता था। हम लोग खुद खाना बनाते थे, छोटे थे, सबको काम बटा हुआ था। फिर छोटा वाला भाई जब पैदा हुआ तो मम्मी हॉस्पिटल में थी, तो हम लोग को थोड़ा सा लगा कि स्कूल जाने में लेट हो जाता है। जब स्कूल में जब थोड़ा 10 मिनट लेट पहुंचते थे, हाँ। तो वहां सजा मिलती थी कि स्कूल में कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो ईंटा ढूंढना पड़ता था। तो वो ले जाकर के ईंटा पहुंचाओ। तो फिर मैं एक क्लास मिस हो जाता था, तो लगता था कि नहीं, टाइम कैसे बचे। एक दिन मेरे चाचा की साइकिल रखी थी, वो बड़ी वाली साइकिल जो पुराने जमाने में चलती थी, जिसमें डंडा लगा रहता था, तो सीट इतनी बड़ी, हाँ। मतलब अपनी हाइट से ज्यादा मैंने साइकिल सीखा। एक हफ्ते में चुपचाप साइकिल सीखा और स्कूल लेके पहुंच गई। उसमें बस्ती में कोई लड़की ऐसे साइकिल चलाती नहीं थी, तो एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया कि ये क्या, तुम ये क्या लेके आई हो। तो छोटे से मासूम से तो थे कि बोले, आपा मुझे मेरे टाइम को लेट हो जाता है, टाइम मेरा बचे इसलिए मैं साइकिल से आई। वो मतलब तुरंत मेरी मम्मी को बुलवाई, बोली किशोरी तुम्हारी लड़की तो बहुत तुम्हारा नाम करेगी। तो उनको लगा, फिर बोली, मतलब पूरे स्कूल में, पूरे बस्ती में लड़कियां साइकिल चलाती ही नहीं थी। ये बात है 84 की बात है, 1984। तो उसके बाद मेरी मम्मी ने 3 साइकिल खरीदी तीनों बहनों के लिए। फिर हम जब साइकिल से चलने लगे तो लड़कियों के पास साइकिल ही साइकिल, मतलब एक पूरा ग्रुप मेरा स्पोर्ट्स वाला जुड़ा जी। लाइन से सब साइकिल से, मतलब मेरी लाल साइकिल भी आज भी बस्ती वाले याद करते हैं, लाल साइकिल लड़की, मतलब एक वॉल पे भी लिखा हुआ है, मयंक श्रीवास्तव है, उन्होंने अपने वॉल पे एक लाल साइकिल लड़की। तो एक रेवोल्यूशन लेकर आई आप। रेवोल्यूशन हुआ रियली। अगर आपने 6 to 12 आपने मुस्लिम एजुकेशन ले, मतलब मुस्लिम स्कूल में पढ़ाई की आपने, और फिर उसके बाद कोएड में पढ़ाई की, एक बहुत बड़ा माइंडसेट है कि बहुत नहीं लिमिटेशंस होती हैं मुस्लिम स्कूल्स में। क्या आपने आपकी बातों से तो मुझे बिल्कुल भी वैसा नहीं लग रहा कुछ ऐसा था ही नहीं वहाँ पे। And you were so excited about the shorts. शॉर्ट्स, इतनी आजादी, स्कर्ट पहन के जाते थे टीचर सारे, जितनी एक्टिव स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी, इवन कव्वाली, इवन रामायण का कॉम्पिटिशन, श्लोक का कॉम्पिटिशन, वो तक फैमिली ड्रामा, सब में पार्टिसिपेट हम लोग करते थे। आज के स्कूलों में वो चीज नहीं दिखता। तो ये दोनों स्कूल के एजुकेशन सिस्टम में कुछ अलग दिखा आपको? कोएट में जाने के बाद बहुत सपोर्ट में लड़के थे, कुछ तो लाइन मारने वाले कॉलेज में टीचर्स ने सपोर्ट किया। मतलब कोएट था बस्ती जैसी जगह पे, जो हम लोग का एनुअल स्पोर्ट्स होता था, उसमें हाफ पैंट पहन के मैं दौड़ती थी, और लड़के पूरा घेरा बना करके, इतनी भीड़, 5000 से ज्यादा भीड़ होती थी। बाद में किसी ने तो कहा, मजेदार बात अभी भी याद आती है कि यार वो तो इतनी गोरी, उसकी गोरी गोरी टांगे देखने आते हो। भीड़ लगती थी, बहुत भीड़ लगती थी। अभी राजकिशोर सिंह मंत्री हैं, तो ये लोग उस समय हम लोग के सीनियर थे। बहुत सारे जो पॉलिटिशियन बस्ती से निकले हैं, तो हम लोग के काफी सीनियर थे, कुछ साथ के थे। ये सब बहुत सपोर्ट किए लड़कों ने, बहुत। हम लोग की हॉकी की टीम अपनी थी, वो पूरा एकदम सुरक्षा घेरा मिलता था। ये नहीं कि हाँ एक लड़की दौड़ रही है तो कहीं से मतलब उससे गंदा वाला कोई मजाक नहीं। और अच्छे से मिला। वहीं से मैंने पहला नेशनल 1989 में ऑल इंडिया इंटरयूनिवर्सिटी खेला, कालीकट। तो वो मेरी शुरुआत थी। फिर उस दूसरे साल 90 में फिर स्टेट चैंपियन, 91 में स्टेट चैंपियन, 92 में स्टेट चैंपियन, 93 में स्टेट चैंपियन, 94 तक मैंने लास्ट खेला है। और कोई भी ऐसा नेशनल नहीं होता जिसमें मेरा सिलेक्शन ना हो। तो एक बहुत ही, और वो बस्ती से ही पूरा मेरा शुरुआत था। बाद में 94 में, यहाँ पे 93 में मेरा एडमिशन हुआ विद्यापीठ में एज BEd करने। फिर क्योंकि मैं लॉ कर रही थी, लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था, एक सेमेस्टर मैंने कर लिया था। लेकिन फिर जब यहाँ एडमिशन हुआ तो वो स्पोर्ट्स वाला था, वो छोड़ के भाग गए। तो लॉ वाला मेरा जो सपना था, लगा नहीं उससे ज्यादा मेरा वो बनारस आना था, एक लिखा था डेस्टिनी में। और मेरे फादर इन लॉ यहाँ पे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी थे विद्यापीठ में। तो वो उस समय मैंने जब रिकॉर्ड बनाया था 94 में, तो वो विद्यापीठ की टीम जा तो रही थी, इकलौती लड़की तो भेज नहीं रहे थे। अच्छा। जब इलाहाबाद में पूरा फ्रंट पेज पे बड़ा बड़ा सा नीलम मिश्रा, आज भी फोटो है मेरे पास पेपर्स की, कितनी बड़ी बड़ी फोटो निकलती थी रिकॉर्ड वाले। तो एक बात पूछूं, ईगो नहीं आया आपको? मुझे समझ में नहीं आता था, घमंड, ये आज भी नहीं आया।
आज भी नहीं है। मतलब ऐसा देखती हूँ कि किसी के अंदर अगर मान लीजिए 1-2 अवार्ड्स या फिर 2-4 अचीवमेंट्स, 2-4 ऑटोग्राफ साइन करने के बाद दैट पर्सन थिंक्स लाइक मतलब ये अब बात मैं मुझसे बहुत बहुत बड़ी लोग हूँ। पूछते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ईगो होता क्या है। हाँ, और वो तो शायद इसीलिए मैं आज टॉप पे हूँ। जितने भी गवर्नमेंट की योजनाएं आती हैं सबके एज ए ब्रांड एम्बेसडर, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, बेटी बचाओ का हो, चाहे स्वच्छता को, मैं अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हूँ। मुझे ये नहीं फील होता है कि नहीं मैंने मेरे पास इतने सारे मेडल्स हैं, मेरे लिए काम छोटा है। और शायद उस छोटे छोटे काम को ही कर करके आज एक नाम मिला है। हाँ, लोगों की रिस्पेक्ट मिली, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे बनारस की जनता, देश में, मतलब पूरे इंडिया के इंटरनेशनल लेवल पे जब भी ऐसे कोई कंपटीशन होते हैं, मतलब इकलौती में हूँ जो मेरे नाम पे लोग चिल्लाते हैं, चाहे मलेशिया, मतलब एशियन हाँ, कंट्रीज में तो ज्यादा ही, जी। कम ऑन नीलू, कम ऑन नीलू। तो ये सबसे बड़ा मेरा एक अचीवमेंट है अलग से, कि कभी मैं बहुत ज्यादा कभी भी आपको दिखावा घमंड नहीं, छू के नहीं गई। मतलब मेजरली दिखावा लोगों में आई थिंक ऊपर वाला थोड़ा तो टेस्ट लेता है कि आओ नहीं। इसके अंदर घमंड डाल के देखते हैं। इसका इसी पीछे मेरी माँ ने कुछ कहा था। हाँ। माँ ने कहा था कि बेटा देखो, आम का पेड़ तुमने देखा है, हमेशा आम का पेड़ फल से लदा होता है, और वो जितना फल होता है वो झुका रहता है। तो धरती को पकड़ के चलना, क्योंकि कभी जब ऐसा समय आएगा कि तुम्हारा अचीवमेंट नहीं होगा तो फिर वो तुम्हारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। तो ऐसा करना कि हमेशा एकदम सिंपल चलना, तो कभी तुमको टेंशन नहीं होगी। पता है क्या, देखिए ऐसे ना हमारे एल्डर्स, हमारे बड़े, हमारे माँ बाप बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन उसको गार्ड बांध करके रखना ना बहुत मुश्किल की बात है। क्योंकि जब ऐसे सिचुएशंस आती हैं, जब हमारे अंदर फेम आता है, जब हमारे पास मनी आता है, तो हम कैसे बदल जाते हैं हमें खुद नहीं पता चलता। तो इस वजह से मैंने ये बात होता सोची। है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं हम लोग के साथ, थोड़ा सा हम लोग को भी लगता है यार हमको भोकाल दिखाना चाहिए। मतलब किस चीज का भोकाल भाई, हम भगवान ने वो हमको दिया है, और उसको हमारे माध्यम अगर हम इस तरह की चीजें लाएंगे तो हमारे 10-100 नीलू मिश्रा नहीं पैदा कर पाएंगे। आज मैंने किया, लड़कियों को जोड़ा। अगर हम चुपचाप अपने अचीवमेंट में खुश होते तो शायद आज मेरी लड़कियां जो ट्रेन की हुई आर्मी में हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में है, बहुत सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं, तो अच्छा लगता है उनको देख के जब वर्दी में आती है, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के आए। बहुत सारे बच्चों को मैंने पिछले 10-12 सालों में बहुत सपोर्ट किया कि जो चीज मुझे नहीं मिला वो उनको दे रहे हैं। तो ये रीजन है कि वो प्यार, जब आप ईगो दिखाओगे तो प्यार नहीं मिलेगा। एक सच्चा एथलीट कौन? जो अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहे, अपने लक्ष्य से भटके ना। जैसे आपने मिल्खा सिंह पिक्चर देखी होगी, मिल्खा सिंह, उन्होंने 100 मीटर की टाइम, वो 400 मीटर का टाइमिंग दिया। उसके पहले से मैंने ये काम किया, वो फिल्म नहीं आई थी, जब मैंने दोबारा स्टार्ट किया तो घर में हर जगह छोटे छोटे टाइमिंग, जब मैंने गूगल पे सर्च किया कि ये टाइमिंग है, मैं हर जगह रखती थी, और उस अचीवमेंट को एकदम अपना लक्ष्य बना के चलती, मुझे ये क्रॉस करना है। 38 साल की एज में मैंने 12.7 की टाइमिंग दी, एक बेटा होने के बाद, इतनी सारी बीमारियां होने के बाद। तो 12.7 सेकेंड, राइट? 12.7 का, और मतलब इंडिया में दोबारा आने पे बहुत सारे लोग तो भूल चुके थे, एक तहलका मच गया कि ये कहाँ से आ गया। उसके पीछे मैं बताऊंगी बाद में। 12 सेकेंड में यंग एज में मीटर, यंग एज में, मतलब एक्चुअली में, और आज तक वो रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। और इंडिया में तो 12.7 का रनिंग करना 38 साल 40 साल की एज में, वो भी इंडिया में, एक बहुत बड़ा टास्क था। और ईश्वर ने कैसे मुझसे कराया कि जहाँ डॉक्टर्स लोग बोलते थे कि ये ट्रैक पे दौड़े, अभी भी डॉक्टर्स लोग मिलते तो बहुत सरप्राइज करते कि ये दौड़ेगी। मेरे हस्बैंड को बोलते थे इसको मना करो, इसका हार्ट फेल हो जाएगा, ये मर जाएगी। वो आके मेरे ऊपर के बोलते थे, हम बोले प्लीज हमको डोमिनेट मत करो, जो बोलते हैं मुझे करने दो, मैंने बिगाड़ा मैं ही खुद को ठीक करूंगी। और हुआ, वो बोलते हैं ना, जाके रखे साइयां मार सके। मुझे कुछ करना था भगवान, मतलब ऐसा समय आया था 3 दिन तक तो हस्बैंड ऐसे हाथ में लेके वेट कर रहे थे कि ये कब जाए, इसको घाट लेके जाए। ऐसा सिचुएशन मेरे साथ 2 बार हो चुका है, और फिर बाद में भी कुछ न कुछ होता रहा। लेकिन वो कभी भी कहते हैं ना, एकदम बहुत ही जिद्दी एक एथलीट, जिसने ना पूछा आपने, सच्चा एथलीट, उसको जिद्दी होना पड़ता है। और
जब हार तब तक नहीं मानना चाहिए जब तक कि हम अपने अचीवमेंट को पूरा ना कर ले, क्योंकि देखिए एक बार में कोई नहीं जीतता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और हो सकता है जो हमसे अच्छा करो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो एक रिसर्च करना चाहिए कि हमने कमियां क्या की। जब आप अपनी कमियों पे ध्यान दोगे ना तो आपको हमेशा अचीवमेंट मिलेगा। जैसे मैं जाती हूँ तो कभी कभी रिकॉर्ड बन गया, कभी सिल्वर मिल गया, कभी कभी रेस फाउल भी हो गई है, तो मैंने कुछ नहीं किया। ये नहीं सोचते कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, पूरा रिसर्च करते हैं कि मैंने गलती क्या की थी, कहीं ना कहीं मेरी ही गलती निकल के आती है, तो उस पर वर्क करते नेक्स्ट टाइम अच्छा कर जाते हैं। तो एक खिलाड़ी को ये चीज अपनी हार को जरूर स्वीकार करना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। Yes. हार स्वीकार करना, हार आजकल लोग नहीं करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। चाहे सिर्फ पढ़ाई में भी देख लीजिए, बच्चे थोड़ा सा अच्छा नहीं कर पाते तो सुसाइड कर ले रहे हैं। अरे जिंदा रह करके फाइट करो ना। हम तो 3 बार मतलब ऐसी सिचुएशन हुई है कि मुझे नहीं लग रहा था मैं बचूंगी, उसके बाद भी फाइट करके मैंने कितने सारे मेडल जीते हैं और आज भी लालच मेडल का है जो कि खत्म नहीं होगा। तो मैं क्योंकि आपने अभी अपने मेडिकल कंडीशन के बारे में बात की, मैं इसकी पूरी स्टोरी जानना चाहती हूँ। मुझे जहां तक थोड़ा पता है कि 2001 से आपने कुछ डिटेक्ट करना शुरू किया कि किडनी फेलियर और समथिंग मोर, जिसके बारे में आप बेटर बता पाएंगे, कुछ उसके बारे में बताइए। और उसके बाद जो आपने कम बैक दिया, क्योंकि उस समय मेरा इंडिया कैंप के लिए सिलेक्शन हो गया था सन 94 में ही, और इंडिया टीम बाहर जाने वाली थी, वेस्टर्न रेलवे में जॉब मिल रही थी, मेरी शादी वाले दिन ही ज्वाइन करना था। तो ये सब मेरे साथ जो हुआ ना कि इतना अच्छा सब कुछ होने वाला था। शादी हुई, फिर शादी के बाद पापा ने बोला कि बेटा अच्छा नहीं लगेगा, तुम बहू हाफ पैंट पहन के दौड़ोगी, लोग क्या बोलेंगे। और पापा आपने तो कहा था खेलने देंगे। तो नहीं, मैं कुछ नहीं बोली। फादर बीमार रहते थे, मदर इन लॉ भी थोड़ा सा उनके पैर में प्रॉब्लम था, वो भी वर्किंग थी, तो हस्बैंड बाहर रहते थे। हस्बैंड बोले कि नहीं, मेरे माँ बाप को छोड़ के जाता हूँ, कौन देखेगा। थोड़ा फील हुआ कि सब कुछ जानते थे कि एक एथलीट थी, फिर शादी नहीं, सिंपल लड़की लाते तो भी काम चल जाता। लेकिन फिर मैंने फैमिली के लिए अपने आप को एकदम सैक्रिफाइस कर तो दिया। अच्छा। लेकिन मेरे अंदर वो चीजें चलता था, और रोज सुबह मुझे सपना आता था कि मैं दौड़ रही हूँ, रेस जीत रही हूँ, और उठ के पसीने पसीने बैठ जाते थे। तो हस्बैंड मजाक उड़ाते थे, अरे क्या कर रही हो, ये ऐसा थोड़ी ना होता है। और वो ट्रैक मुझे भी आज तक, जब दोबारा मैंने पहली बार मेडल जीता 14 साल बाद, वो सपना बंद हो गया। तो वो चीज़ तो दिमाग में चल रहा था। लेकिन 2001 में मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई, और उस समय एक मिस कैरेज हुआ। अच्छा। उसके बाद से वो ब्लीडिंग लगातार 3 साल 4 साल वो चलती रही। उसके कारण जैसे कहते हैं ना, एक घर में आग लगता है, वो मतलब बहुत सारे अबॉर्शन कराए, लेकिन ब्लीडिंग बंद ही नहीं होती थी। बनारस के सारे डॉक्टर्स परेशान, हीमोग्लोबिन 4, एक बस मेरे मायके गए, वहाँ पे थोड़ा सा लगा कि डॉक्टर को दिखा ले, और वो पता नहीं कहाँ से आ जाता था ब्लड का थक्का। फिर वो तो रेफर कर दी कि इसलिए तो इसे बचेगी नहीं, उनके वहाँ ही बेहोश हो गए। भाई लेकर के आया घर। तो बनारस आने के बाद यहाँ पे मेरी डॉक्टर थी, डॉक्टर रेनू, उन्होंने फिर क्लीन किया। उसके बाद से थोड़ा आराम मिला मुझे, कि होम्योपैथिक डॉक्टर मिले, तो उनका सपोर्ट मिला, और 90 किलो वजन था। और उस बीच में हुआ था, जैसे एक घर जलता है ना, उधर तो छींटे पड़ते हैं। तो मेरे हार्ट पे भी नुकसान हुआ, हार्ट में पानी चला गया, किडनी ऑलमोस्ट फेल्योर पे चला गया। उसका भी ट्रीटमेंट डॉक्टर पी.के. रॉय ने किया, हार्ट का डॉक्टर प्रिया सिन्हा, मतलब बनारस के डॉक्टर्स ने मुझे संभाला बहुत अच्छी तरह से, और ट्रीटमेंट चला। लेकिन 6 साल तक बहुत गंदी लाइफ थी भाई, ऐसे चलते तो ब्लड गिरता था, और उससे का मेंटल ट्रॉमा अलग। फिर हस्बैंड मेरे जहाज पे रहते, बेटा मेरा छोटा था, उसको लेके स्कूल करना, वो जो हम करना चाहते थे वो हो ही नहीं रहा था। बेटा थोड़ा, if you don't mind, what was the age? क्या एज थी उस समय आपकी? मेरी था वही 37। जब वो 28 इयर्स की एज में मुझे बीमारी हुई। 28 साल की उम्र में सोचो कितना सारा, कितनी बड़ी क्या बोलते हैं, कार्डियोमायोपैथी और ऐसे कैसे करके मेडिकल लेना चाहिए, वो बेकार, मतलब हार्ट 50% खत्म था। फिर खैर वो जो होना, कहते हैं ना, ईश्वर को कुछ और कराना था। हस्बैंड तो ऐसे जब रखे थे हाथ, मुझे कुछ नहीं समझ में आता, मेरा बीपी 200 कुछ, और सांस नहीं ले पाते थे। फिर जब थोड़ा ठीक हुए तो मुझे लगा कि नहीं,
ये मेरी लाइफ में 2008 में। और 90 मतलब इतने मोटे थे, ये गर्दन और ये सब तो सब मिला के एक था। हस्बैंड शिप पे थे, तो पहले दिन मैंने बात की अपने पुराने जितने स्पोर्ट्स वाले थे, तो स्टेडियम में एक तिवारी जी बोले कि नीरू जी काहे इतना आप सब कुछ छोड़ के बैठी, सिविल सर्विसेज में खेलने जाइए, हाँ। सरकारी कर्मचारियों का होता है। अरे यार सही कह रहे हैं, तो बहाना मिल गया। अच्छा, उस बीच में डॉक्टर्स ने कहा कि इनको टहलाइए। हाँ, तो हाँ। हस्बैंड ने परमिशन दे दी, ठीक है स्टेडियम जाओ, और परमिशन तो दिए थे ठीक होने की। ये मुझे तो लगा अब मुझे मेरा टारगेट मिल गया। और मास्टर्स का उस समय कुछ लोग जाते थे, वो लोग बताए नहीं मास्टर्स भी 35+ वालों का होता है, तो वो लालच हो गया। मतलब 3 महीने में मैंने 30 किलो वजन कम किया। जहाँ साल मतलब एडिमा इतना होता था, पैर में ऐसे गड्ढे गड्ढे इतने बड़े हो जाते थे, फिर हार्ट का साइज इतना बड़ा, बच्चेदानी का साइज इतना बड़ा हुआ, लीवर इतना बड़ा, मतलब ऐसे खुला हुआ ऐसे इस तरह का हार्ट हो गया था। उस कंडीशन में मैंने बस एक ही चीज बोला, मैंने बिगाड़ा मैं ही ठीक करूंगी। फिर 75% ऑर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, डॉक्टर राय हैं अर्दली बाजार के पास, रतलन के पास, उनके पास गए, उन्होंने लिखा स्टॉप रनिंग, एकदम हार्ड पे आप रनिंग नहीं करेंगे, घास पे चलिए, स्टॉप रनिंग लिखा था। तो आप तो नहीं मानी। हम बोले नहीं, बिगाड़ा मैंने तो मैं ही ठीक करूंगी। मैंने प्रॉपर डाइट ली, बिगाड़ा आपने, सॉरी, तो मैं ही ठीक करूंगी। तो कहीं ना कहीं कैसे बिगाड़ा था आपने? अब वो जो लापरवाही थी, ससुर के डेथ के बाद जो मिसकैरेज हुआ ना, मुझे उस समय एक एक्शन लेना चाहिए था। अच्छा। अब मुझे लगा कि अब घर में सब लोग दुखी हैं, वो 12-13 दिन में अंदर बच्चा सड़ गया था, तो वो चीज वो अंदर चिपका हुआ, वो बहुत टाइम लग गया उसको ठीक करने में। क्या ऐसा हुआ था कि ऐसा अचानक से आपकी शादी के बाद आपको लगा कि आपका सपना छीन गया? उसमें तो लगता ही है, जब सोचो चूड़ी पहन के बैठे साथ, जो लड़की हाफ पैंट पहन के रहती थी शादी के पहले 2 दिन पहले तक, उसके बाद शादी हुई, एकदम घूंघट, मैंने 7 साल तक घूंघट रखा, पूरा सास का पैर वैर सब दबाया। फिर जब लगा यार सब तो कर रहे हैं अपने लिए, हम क्या कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं, लेकिन सबको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब आप बीमार हो जाते हो ना, तो आपको बस एक ही चीज सुनने को मिलती है, हाँ। रोज रोज का तो ये नाटक है। तो ये लैंग्वेज थोड़ा सा चुपता था कि नहीं हमको ठीक होना। फिर सबसे बड़ी बच्चा छोटा था, हस्बैंड को भी बुरा लगता था, जब देखो तब बीमार। इतना कुछ होने के बाद सेकंड बेबी प्लान करना आपके लिए तो बहुत, फिर उसके बाद फिर हुआ ही नहीं। जब थोड़ा ठीक हुए मेडिकल कंडीशन, तो डॉक्टर ने ही बोला कि नहीं सेकंड बेबी बिल्कुल मत करना। अगर बाई चांस दिव्यांग हो गया या कुछ ऐसा उसको प्रॉब्लम हो गई, तुम जिंदगी भर के लिए माफ नहीं कर पाओगे। और फिर उसमें जो मेरी कंडीशन थी ना, कि हम कैरी भी नहीं कर पाते, कि तुम्हारा बॉडी ही नहीं है कि तुम 9 महीने रख पाओ। Okay. कुछ नहीं था, कहते रहे अभी इतने स्ट्रांग है, इतने, यू आर सो प्राउड। आई थिंक ये हर किसी के बस की बात नहीं है। आज नहीं। आपकी जो स्टोरी है, आपने ये जो क्रिएट किया है, हर किसी की बस की तो बिल्कुल भी नहीं है। इतना कुछ सहने के बाद, अपने ड्रीम्स को मारने के बाद, कहीं ना कहीं आप हर दिन वो ड्रीम जी रही थी, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था कि उसको रियलिटी में कैसे करें, क्योंकि एक मेडिकल इशू भी था। कब आपको ऐसा लगा कि नहीं अब ये हो गया, अब मुझे वापस ट्रैक पे आना है? स्पोर्ट्स की दुकान है, नाम नहीं लूंगी, मैं वहां पहुंची, तो मैंने बोला मुझे स्पाइक्स चाहिए, ट्रैक सूट चाहिए, स्पोर्ट्स किट चाहिए। तो ऊपर से नीचे तक तो मुझे देखा एकदम टिपिकल सलवार कुर्ता दुपट्टा उपट्टा लेके, इतने मोटे से खड़े थे हम। मैंने बोला स्पाइक्स के लिए बोला मैंने, किसके लिए चाहिए? मतलब मुझे चाहिए, मुझे करना है। बहुत जोर से हंसे थे। हम बोले कोई बात नहीं, मतलब एक गंभीरता थी मेरे उस समय, उस चीज में ना बहुत ज्यादा सीरियस थी मैं, कि नहीं अब मौका मिला है तो करना है। क्योंकि जो मतलब देखा मैंने ना, मौत खुद को मरते हुए देखा है। मैं बची तो लगा कि यही एक तरीका है। बच्चे को देखते थे, फैमिली को देखते थे, हस्बैंड को देखते थे, तो लगता नहीं ये बीमार किसी बार वो चोट लगती थी, लोग कहते ना बीमार जब देखो तब बीमार हो जाती हो। सास भी बोल देती थी जब देखो तब बीमार ही रहती है, कोई दर्द नहीं समझता था। तो उसका एक ही उपाय समझा कि फिट हो जाओ। तो पहले अगले दिन जब मैं स्टेडियम जाने लगी, तो वहां पे भी कुछ बनारस से संभ्रांत लोग थे, जब दौड़ते थे। तो मुझसे पहले दिन जब मैंने रामोद सर जो मेरे भाई साहब है, तो वो लेकर के मुझे टहला रहे थे। क्या ये 2008 की बात है? हाँ, है ना। हाँ। तो टहला रहे थे, फिर मैं बैठ गई 100 मीटर जाके, क्रिकेट नेट था उधर ही। हम रोने लग गए। बोले क्या हुआ बेटा? बोले मेरी सांस फूल रही है, और मतलब धड़कन बढ़ गई थी बहुत ज्यादा, हार्ट बीट मतलब 150 के ऊपर। अच्छा।
तो रोने लग गए हम, बोले भैया क्या कभी दोबारा हम दौड़ सकते हैं, इन लोग को देख रहे हैं दौड़ के तो हमको बहुत हो रहा है। तो उन्होंने एक लाइन कही थी वो बोले बेटा उठ जाओ, एक बात ध्यान से सुनो कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। वो लाइन मुझे मतलब ऐसे मेरे दिमाग में, कभी भी हम जैसे डिप्रेशन में या कुछ ऐसा लगता है कि नहीं गलत हो रहा है, तो वो लाइन तुरंत याद आती है, आज तक वो बैठ गई। अब वही लाइन सोच सोच के पहले मैंने टहलना शुरू किया, हफ्ता 10 दिन टहलने के बाद फिर सुबह जाते थे तो एक डॉक्टर और ही थे, वो मोटिवेट करते थे, चलो 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 चलो, धीरे 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 20-25 मिनट जॉगिंग कराते थे, वॉकिंग करा करा के। लेकिन पीछे से लोग हंसते थे बहुत कि एक मोटी सी मेहरारू दौड़े, मैंने कानों से सुना है। और अच्छे बनारस से संभ्रांत लोग थे। घर पे आकर के एक दिन तो ऐसे चिल्ला चिल्ला के ड्राइंग रूम में रोने लगे, कोई नहीं था, बेटा था और हम, 8 साल का उस समय बेटा था। हम बोले ऐसे बेटा ऐसे सब लोग बोल रहे, तो वो सीने से लगा लिया, बोला मम्मी जैसे हाथी चलता है लोग भोंकते हैं, तुम हाथी बन जाओ, ऐसे लोग का सुनो ही मत। और फिर वो टाइमिंग दिखाया, देखो ये टाइमिंग है ना, तुम इस पे फोकस करो। पता है मेरी मम्मी क्या कहती है, मेरी मम्मी कहती है कि मरा हुआ हाथी भी 10 लाख का है। रियली सच सही तो बात ये अगर आप ऐसा बोल रही है ना, तो लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी स्टोरी क्या है। हाँ, तो वो उस पे वो टाइमिंग दिखाया और बोला तुम मेहनत करो। मतलब मेरे बेटे ने जो मुझे मोटिवेट किया, ही वॉज बेस्ट। और उसी का ही मोटिवेशन था कि वो मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया। हम ट्रैक में 6-6 घंटे 8-8 घंटे प्रैक्टिस करते थे। घर में अकेला रहता था, वो अपना कराटे से, वो भी ब्लैक बेल्ट है, उसके भी सर आते थे, तो घर में वो करता था, थके हारे आते थे, तो बहुत ही सपोर्ट किया वो। मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि मेरे ऑफिस में भी काफी ऐसे निगेटिव लोग थे जो बहुत सारे गंदे कमेंट करते थे। जब मेडल्स आने लगे तब, अरे जब देखो तब जीत के आया था, कोई ये नहीं देखता था कि उसके लिए हम 6 घंटे 8 घंटे मतलब 11-11 बजे रात तक दौड़ते थे अंधेरे में। कोई लाइट तब स्टेडियम में नहीं थी, एक छोटा सा लाइट लगा था। बाद में रविंद्र जायसवाल जी विधायक जी ने मेरे लिए 2 लाइट सोलर लाइट लगाई कि रात को ये प्रैक्टिस करती है, तो वो बहुत बड़ा सपोर्ट था मेरे लिए उस समय। मेरे हस्बैंड छिप के जाके देखते थे कि इतनी रात तो करती क्या है। वो बाद में बताया कि मैं ऐसा देखता था तुमको। तो जब अच्छा काम आप करते हो ना, तो कहते हैं ना पूरी कायनात साथ होती है। सब कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा था, नेगेटिव बोलने वाले बोल रहे थे। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होती थी कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है। जब मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाऊँगी तो वहाँ कोई ये नहीं सोचेगा कि नीलू ने इनके कारण कम मेहनत की है, फलाने ने बोल दिया था इसलिए प्रैक्टिस अच्छी नहीं हुई है। सब यही सोचेगा अच्छा ट्रैक पे दौड़ी थी तो उनका मेडल क्या है। तो वो ये सोच मेरी, तो मुझे जब वर्ल्ड में मेडल मिला तो पहली बार फिनलैंड ना, हाँ, और नेशनल में जब मैंने मेडल भी जीता था पहली बार हिसार में, वहाँ 100 मीटर में मैंने सिल्वर लिया था, हाई जंप में गोल्ड लिया, जो कि एशिया का गोल्ड था, उसके बराबर मेरा परफॉर्मेंस था। उसी के बिहाफ पे मेरा वर्ल्ड में सिलेक्शन हुआ। तो एक मतलब पंख मिला पहली बार। उसके बाद फिर 2010 में एशियन चैंपियनशिप मलेशिया में, उसमें एज ए कप्तान, करीब 700 लोग की टीम थी, 350 लेडीज थी। उसमें मैंने 4 गोल्ड लिए थे, 1 ब्रॉन्ज मेडल। मतलब वो मेरे लिए बेस्ट था। और कहते ना एकदम क्रांति आ गई इंडियन टीम में कि एक अचानक से इस एज ग्रुप में कहाँ से कौन ले आया। मतलब मेरे जब सर जाते थे नेशनल में मेडल जीतते थे तो उनको उठा लेते थे, क्या कोच साहब आपने क्या तराशा है। कभी कभी इंडिया में कंपटीशन होता तो कई एशियन कंट्रीज भी आ जाती है, श्रीलंका वगैरह। तो जब मेरी रेस होती तो भीड़ लग जाती थी, पंजाब वाले एक तरफ, राजस्थान वाले एक तरफ, साउथ वाले एक तरफ, श्रीलंका वाले एक तरफ। मतलब ऐसे हूटिंग होती थी। क्या क्या सुनने को मिलता था हूटिंग में, अरे कम ऑन नीलू। मतलब ये सब जब लास्ट में फिनिश में पहुंचते ना, सब भीड़ लगा लेते हैं। और कोच साहब मेरे जाते थे साथ में, क्या कोच साहब आपने क्या तराशा है, तो अच्छा लगता था। आपके कोच साहब का नाम क्या था? रामावत यादव। तो वो हम लोगों ने, मतलब वो ऐसे बाप उंगली पकड़ के चलाता है ना, उन्होंने वो जब बैठ गए बोले उंगली पकड़ के उठाए और धीरे धीरे अपने साथ लेके चलाते कराते 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 3 महीने में 30 किलो हम लोगों ने वेट कम किया। मतलब वो पानी था, बॉडी में पानी भरा हुआ था पूरा। वो हुआ बहुत एकदम तराशी हुई शरीर। मतलब पुराना फोटो मेरे पास है, आई कैन सी तराशी हुई। अभी तो थोड़ा सा है क्योंकि पिछले साल से इंजरी में है, तो थोड़ा सा, लेकिन उस एकदम स्लिम 62 केजी वेट हो गया। और जो रनिंग हुई, मतलब कहीं से लगा नहीं कि जो यंग वाइफ जो 94 की नीलू थी और 2009 की नीलू में कोई अंतर नहीं समझ में आया। बहुत मतलब बहुत तारीफ मिली। तो वो सब मेहनत का था।
मुझे तो लगता है ऐसे ही बीमारी के बाद ये कमबैक हुआ। उसके बाद तो मेडल्स पे मेडल्स आने लगे हर साल। इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडिया रिकॉर्ड बनने लगा, एशिया रिकॉर्ड बनने लगा, और कई बार मैंने इंडिया को करीब 6 से 7 बार एज ए कैप्टन रिप्रेजेंट किया है। तो देश झंडा लेना, मतलब सोचो, वो लड़की बस्ती से, छोटे से जिले से निकली, फिर उसके बाद उसकी शादी हुई बनारस। बनारस बहुत ही पूर्वांचल, उस समय बहुत इतना खिला हुआ नहीं था कि शादी और बच्चा होने के बाद ट्रैक पे जाने को मिले। जी। वहां से जा करके इंडिया के लिए खेल रही है और देश का झंडा लेके चल रही है। तो ये बहुत कल्पना से परे है। एक कैसा नॉर्मल लगता है? हाउस वाइफ, मैं तो गवर्नमेंट जॉब मुझे 95 में मिल गई थी, तो एक वर्किंग लेडी के लिए और देश के लिए झंडा लेके चलना, ये बहुत बड़ा सपना था। मैंने आपकी पिक्चर देखी थी जब आप झंडा कैरी कर रही थी। आई थिंक दैट्स द बेस्ट फीलिंग एनीबॉडी कैन एवर हैव। अभी मैंने कल ही शेयर किया, तो वो मैंने देखा था। बहुत एशिया पैसिफिक था 2017 या 18 में। और एक पिक्चर जिसमें आप झंडे में लिपटी रहते हैं, एंड दैट्स द बेस्ट फीलिंग आई थिंक। अरे बहुत बहुत, मतलब हर चीज में गोल्ड, सबसे अच्छा कवर पेज पे क्या छपा हुआ आपको पसंद आया था? एक तो पहला जो मेरा कवरेज हुआ था कि 37 ईयर ओल्ड मॉम क्वेस्ट टू मेडल, मतलब लालायित है मेडल के लिए, वो फ्रंट पेज हिंदुस्तान टाइम्स में पूरे इंडिया में छपा था वो। आई थिंक ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, आई थिंक इंडिया के लिए तो है ऑफ कोर्स, लेकिन उससे कई ज्यादा बनारस के लिए एक प्राउड मोमेंट है। यू बिलोंग फ्रॉम बनारस, और बनारस में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। ट्रैक, ग्रास ट्रैक था, बहुत अच्छा, कोई जिम नहीं था। वो उस कंडीशन में और उस लेवल पे जाके परफॉर्मेंस देना सिर्फ मेहनत था, और कहते नेचुरल गॉड गिफ्टेड भी है। क्योंकि बहुत लोग आए, बहुत लोग कोशिश की, जैसे आप आगे बढ़ जाओ ना तो कॉम्पिटिटर बहुत सारे आते हैं, और लंबी रेस का घोड़ा कोई नहीं बनना चाहता, और शॉर्टकट फटाफट हो जाए। मैं अभी के एथलीट के बारे में अगर बात करूं आपसे, जो मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ये, कि आपने जितना कुछ देखा है अपने करियर में, या फिर नहीं उसके शादी में, या फिर उसके पहले आपकी बीमारी में, ऐसा कोई और सफर कर रहा हो, तो उसको क्या चीज है जो नहीं करनी चाहिए? देखिए, या फिर मैं अगर पूछूं तो आपने क्या गलतियां नहीं की होती तो शायद बहुत सारी चीजों से आप बच गई होती। ठीक है, कोई चीज, बहुत सारी चीजें समय से पता नहीं चलती है। नॉर्मल एथलीट्स के साथ ऐसा ही होता है कि जब तक पता चलता है तो उनकी एज बीत जाती है, ओवर एज हो जाते हैं, फिर उनको मौका नहीं मिलता। तो मुझे तो लगता है कि पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि आपके अंदर टैलेंट है। मेरे फादर जी को लगा क्लास 12 के बाद नहीं है, अच्छा कर रही है, खुद लेके स्पोर्ट्स कॉलेज गए। तब तक मेरी एज ज्यादा हो गई थी, 16 साल हो गई थी, तो बोले नहीं 16 साल के बाद हॉस्टल में नहीं रखते हैं, बिलो 16 ही रखते हैं। तो बेचारे स्पोर्ट्स कॉलेज लेके लखनऊ में जितनी जगह थी सब जगह दौड़े कि नहीं, अपनी बिटिया को आगे ले जाना चाहते हैं। तो वो थोड़ा सा पहले अगर पता होता शायद हॉस्टल मिला होता, एक और माहौल होता। लेकिन फिर भी घर में रह करके हॉस्टल की लड़कियों को भी काटते थे तो वो कोई मलाल नहीं है। बनारस आने के बाद ओलंपियन गुलजारा सर, जो उनकी ट्रेनिंग थी, मतलब लड़कों को लगा के दौड़ाते थे, और मेरे लिए 80 साल की एज में इंदिरा नगर से DLW के पास से सिगरेट स्टेडियम सुबह 6 बजे आ जाते थे, और दोपहर में 2:30 बजे आ जाते थे, और ऐसी तगड़ी प्रैक्टिस कराते थे। मतलब वो उनकी प्रैक्टिस मुझे आज भी वही फायदा करते, वो दिमाग में बसा हुआ है। उनका वर्कआउट आज के बच्चे नहीं कर पाएंगे। और एकदम जब हॉस्टल में थी तो 6 बजे तो हॉस्टल खुलता था, आते आते 15 मिनट लेट हो जाए, सब लड़के वार्म अप कर लें तो चिल्लाते थे, अरे झांसी की रानी तुझे खाट नहीं छोड़ता कि तू खाट को नहीं छोड़ती है। भाग भाग के वो झांसी की रानी जो ना शुरू से वो चिल्लाते थे, चल झांसी की रानी। जब थोड़ा सा 300-400 का रिपीटेशन लगाना होता था, सुबह सुबह उनकी आवाज मतलब बहुत मोटिवेट करते थे। और मतलब मैंने रानी लक्ष्मीबाई सही बोला, वो सही बोला, वही मुझे वही याद आया कि वो सही दिया। और उनका सपना था कि मतलब मैं देश के लिए दौड़ूं। कहते हैं उनकी बेटी से उनको उम्मीद थी कि वो एथलीट बने, लेकिन वो तो कहते हैं ना सबको इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वो नहीं बनी। तो बोली मैं चाहता हूँ तो इंटर इंडिया के लिए खेले। खैर उनकी डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में, और उसके 10 दिन पहले हम गए तो वो मुझे देख के बोले कि तुमने क्या हालत बना के रखी। तो वो मेरे दिमाग में हो गया, मैंने देखा है तुमको अच्छे से दौड़ते हुए। फिर डेथ तो दिमाग में था। फिर पहला मेडल मैंने गुलजारा सर को ही समर्पित किया, वर्ल्ड का मेडल। तो मेरी लाइफ में जैसे नेगेटिव चीजें तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान बनके कुछ लोग पॉजिटिव रूप में भी आते रहे। डॉक्टर्स का बहुत सपोर्ट मिला, तो सब मतलब
कहते हैं ना कि गुलाब का फूल होता है, नीचे कांटे होते हैं, ऊपर हाँ। गुलाब का फूल। तो मेरी लाइफ वही है। आई थिंक वो कांटे प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो गुलाब बचाते भी हैं, हम्म, सही हाँ, बात है। हाँ, तो मेरी लाइफ वैसी ही रही है कि कांटे बहुत चुभे हैं, लेकिन हमेशा मैं फूल की तरह खिल के, और सिर्फ अपनी मेहनत से। मुझे ऐसा कोई गॉड फादर कोई नहीं मिला। स्पोर्ट्स में तो कोई गॉड फादर का मतलब ही नहीं है, नहीं है। लेकिन मतलब है उन खिलाड़ियों के लिए जिनको जरूरत होती है, फाइनेंशियल जरूरत होती है, मेंटल सपोर्ट की। अब तो देखे इंडिया टीम जा रही है, जी, अब तो साइकोलॉजिस्ट भी जा रहे हैं, फिजियोथेरेपी के लिए लोग जा रहे हैं, अलग अलग एक खिलाड़ी पे 3-3 4-4 लोग जा रहे हैं। हाँ, तो उस समय तो हम लोग को ऐसा नहीं था, तो अपने ही लोग ऐसे करते थे। तो मेरी लाइफ में भी ऐसे लोग आए जिन्होंने मुझे मतलब एज ए मेंटर फुल मेंटोर। सपोर्ट किया और गिरने नहीं दिया। आप उन औरतों को क्या बोलेंगी जो अभी अभी अगर 40 की भी होती है तो ऐसे बोलती है कि अब मेरी उम्र हो गई है, ये सब Really, नहीं हाँ। कर सकते, अब मेरी उम्र हो गई है, मैं पहाड़ों पे कहाँ चढ़ूंगी, अब मेरी उम्र हो गई है। लाइक ये एक ना पेटेंट डायलॉग हो गया है, स्पेशली हमारे पेरेंट्स का भी हो वो गया है। बोला जाता है, वो नहीं बोलती है। मुझे भी बोला जाता है, अब तो तुम्हारी एज होगी, अब छोड़ो। मतलब दिन भर में 10 लोग बोलते हैं, अब छोड़ो, अब बहुत एज हो गई, अब आराम करो, करो, कोचिंग दो, बच्चों के लिए दो। तो मैं चुपचाप तो देखती हूँ। हम सबसे खराब क्रिटिसिज्म आपको कौन सा लगा, जो आपको लगा कि ये क्या है ये? यही कि अब छोड़ो, अब एज हो गई है। यार एज इज नो लिमिट। मैंने 38 साल की एज में मैंने इतनी अच्छी टाइमिंग दी। जी, कोई सोच सकता है? और 50 प्लस में भी दौड़ रही हूँ। अभी हमारे 100 प्लस में भी जा रही हैं हमारे देश की महिलाएं, जो कि देश के लिए मेडल जीत रही हैं। जी, और मतलब ऐसा भी होता है कि बेटा भी जाता है, नहीं, पोता भी जाता है, बेटा भी जाता है, माँ भी जाती है। हाँ, ऐसी ऐसी फैमिली हाँ। है, जाते हैं। उसको मोदी जी ने भी सम्मानित किया है, अरे वो राष्ट्रपति भी सम्मानित कर रही है। वो सांड की आंख जिसमें हाँ वो हाँ हाँ, बेटी ले वो जाती तो है, शूटिंग में हाँ, था। शूटिंग में एक था। कौर आंटी थी, उनकी डेथ हो गई, 102 साल की थी। तो उनका बेटा जाता था, पोता जाता था, और पोते का भी बेटा वो 30 प्लस में आ रहा था, वो भी खेलने के लिए तैयार हो रहा था। तो एक बहुत स्पोर्ट्स ना एक बहुत अच्छा माहौल होता है। हम लोग को जीने का, जैसे मास्टर्स एक जीने का मकसद मिला है। जी, ऐसी फैमिलीज आती हैं, हस्बैंड वाइफ आते हैं। एक तो अंकल, उनकी वाइफ पूरा मेकअप करके आते, खूब सुंदर आई लैशेस लगा के, चोटी उटी करके, पंजाब के वो लोग हैं। और वो दौड़ती हैं, बकायदा उनका बैग लेकर फिनिश लाइन में पहुंचते हैं। अच्छा, और चाय का प्याला लेके जाते हैं। तो मैं मुझे अच्छा लगा था। और लेके जाते हैं, पिलाते हैं। हम बोले अंकल आप लोग तो इतना सेवा करे बीवी का, मेरे हस्बैंड तो कभी नहीं करते। तो वो भावुक हो गई। बोले कि बेटा देखो, हमारे जीने का मकसद यही है। बेटा बाहर चला गया है, सब फॉरेन में है, हम दोनों खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो सुबह शाम ट्रैक में जाते हैं। तो ये सोचो कितना अच्छा माहौल। ये उन लेडीज के लिए मैसेज है कि आप सोचते हो मेरी लाइफ खत्म हो गई। ये बोलेंगी, अगर वर्कआउट के लिए बोलो, अरे इतना घर का काम होता है, कहाँ टाइम मिलता है। अरे टाइम से टाइम चुराना पड़ता है, मैं भी तो चुराती हूँ। मैंने रात नहीं टाइम मिला, रात को जाके अभी भी नहीं टाइम मिलता, 9-10 बजे स्विमिंग भाग जाते हैं, नहीं मिलता जिम चले आते हैं, रात को सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं। भाई टाइम कोई अलग से नहीं आता है, टाइम को टाइम से चुराना पड़ता है। और मैंने चुरा चुरा के ही अपने आप को 50 प्लस में इतना फिट रखा है। यही सबसे बड़ा जो बोल शुरुआत में आपने पूछा ना कि फिटनेस का राज क्या है। टाइम से टाइम चुरा के खुद को ईमानदारी के साथ फिट रखना। एक तो आपने कहा था जीन्स है, लेकिन कुछ तो खाना पीना भी होगा। अरे बहुत बहुत मायने रखता है। आप जरा सा भी लापरवाही करो तो तुरंत बीमारियां, आजकल जैसे बात करते हैं हम लोग, कैंसर की बीमारी इतनी खतरनाक, किडनी प्रॉब्लम, यंग एज में लड़कियों को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। क्यों? आप लोग का खाना पीना ठीक नहीं है। कुछ तो हेरिडिटी मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो माहौल है। और अभी जैसे कि हम लोग करते हैं ना, मिलियंस वुमन का एक पिंकेथॉन रन होता है, उसमें बोलते हैं कि 3 किलोमीटर आप डेली रन करो तो आप ब्रेस्ट कैंसर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, चैलेंज देते एक दूसरे को, फिटनेस चैलेंज। तो गांव में आज देखेंगे, सुबह 4 बजे उठ के जाओ तो लेडीज बाहर टॉयलेट जाने के बहाने वॉक करती हैं। तो वो फिट रहती थी, अपने आप को एक्टिव, खेत में जाती थी, हर तरह से एक्टिव। ऐसा तो कोई बीमारी नहीं होता, उनको नहीं होता। लेकिन शहर में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम में बीमारी, क्योंकि हम अपने आप को भूलते जा रहे हैं कि हमको अपने शरीर को चलाना है। पानी पीने के लिए भी स्टाफ चाहिए, हर चीज के लिए हम डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। जब तक हम अपने शरीर को चलाएंगे नहीं तो बॉडी तो, जब मशीन जाम हो जाती है तो हमारा शरीर तो शरीर है।
मतलब मैं पूरे आपकी बातों में इतना ज्यादा खो गई। बहुत अच्छी कमाल की स्टोरी है आपकी। आई थिंक जितने लोग भी सुनेंगे, और मैं तो ये भी जानना चाहूंगी कि जो नए एथलीट हैं, उसके पहले मैं एक और चीज पूछना चाहूंगी। ये अभी के जनरेशन में क्या आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ज्यादा फील होता है या फिर लैक ऑफ पैशन फील होता है? ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा है इसलिए ना कि उनको लगता है कि हम कर सकते हैं। जी। देखो रील्स वगैरह आगे लोग देखते हैं और कोशिश करते हैं। देखो सच्चाई ये है कि आपको शुरुआती दौर में एक अच्छी जगह मिलनी चाहिए। जी। जैसे गवर्नमेंट के जितने भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ऑफिसेज हैं, उनके ट्रेनर सब तो गवर्नमेंट ने हर गेम के अलग अलग ट्रेनर रखा है। तो कभी भी लगता है कि आपकी जो मेरी लाइफ में गैप हुआ उसको भी मैं उसमें शामिल करूंगी। तो कभी भी लगता है कि आपका बेटा बच्चे के अंदर स्पोर्ट्स का पैशन है, सिर्फ पढ़ाई के लिए प्रेशर नहीं डालना चाहिए, एक बार मौका देना चाहिए। शुरुआती दौर में वो 7-8 साल में पता चल जाता है, जो बच्चे खेलते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से, एक्टिविटी से, उनकी एनर्जी से दिख जाता है। तो ऐसे में आपको कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ऑफिसर है, जो कोच है, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोग पेरेंट्स फंस जाते हैं गलत एकेडमी में जाके, वो पैसा भी बर्बाद होता है, शोषण भी होता है। तो सबसे अच्छा गवर्नमेंट उसमें जाए तो वहां से सही सलाह मिलेगी। अगर बच्चा करना चाहता है तो ट्रेनर रख के आप प्रैक्टिस कराओ। कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हम लोगों ने जब किए ना, तो बहुत बाद में निकल के उन्होंने बहुत अच्छा किया, और सही जगह पे जाने पे उनको एक सही दिशा मिलेगी। और गवर्नमेंट के हॉस्टल्स आजकल आ रहे हैं, बच्चे ट्रायल देके उनके थ्रू भी आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी गवर्नमेंट की जो इतनी सुविधा, जब से खेलो इंडिया आया है जी, तब से मतलब हम लोग विश्वास भी नहीं कर सकते कि हमको जो मिलता था उस जमाने में, कि पीटी शूज में हमने और गोल्ड स्टार में मैंने यूपी रिकॉर्ड बनाया। आज के डेट में बच्चों को कितनी सुविधाएं, ओलंपिक्स की टीम गई है, वो देखिए फिजियोथेरेपिस्ट एक एक खिलाड़ी पे 2-2, पहले तो पूरी टीम जाती थी, एक फिजियोथेरेपिस्ट जाता था, कोई डॉक्टर चला जाता था जिसका सोर्स पानी होता था। अभी तो इंडिया का बेस्ट डॉक्टर जा रहा है टीम के साथ। तो सारी सुविधाएं हैं, ट्रेनिंग फॉरेन में भेजी जा रही है, 10 बार 12 बार अलग अलग कंट्री में जा जाके। तो क्वालिटी तो बढ़ रही है, बस हमको भटकना नहीं है। और सबसे बड़ा भटकाने का कारण मैं तो कहती हूँ मोबाइल बच्चों का फेंक देना चाहिए बिल्कुल नहीं देना चाहिए उनके हाथ में। वो सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि आप आते तो हो सपने लेके कि मुझे करना है, घर वालों को भी बोल के आ रहे हो, आधे बच्चे भाग जाते हैं। सबसे बड़ा कारण मोबाइल। वो आएंगे, फोन पे बात करना, रील बनाना, और जो ट्रैक पे ईमानदारी से दौड़ना वो कम होता है, फोन पे ज्यादा होता है। तो सोशल मीडिया का यूज हो, मिसयूज नहीं होना चाहिए। मिसयूज ज्यादा हो रहा है, इसलिए बच्चे फिर भटक जाते हैं अपने लक्ष्य से। और दूसरा चीज है कि अच्छा कोच ना होने से इंजरी हो, एक बहुत बड़ा कारण है कि इंजरी होने के कारण फिर अगर कोई अच्छी ट्रेनिंग नहीं लग कर आता है तो आधे बच्चे तो ऐसे हो, और उसमें से कुछ और कट गए, ठीक है, फिर कहीं गलत शिकार हो गए। तो ऐसे ऐसे कटते हैं। तो इसमें पेरेंट्स को सामने होना चाहिए। जैसे मेरी माँ ने मुझे उस समय 6-6 बच्चे होते हुए भी, गवर्नमेंट जॉब होते हुए मुझे हर जगह लेके जाती थी। तो आज वो उनकी मेहनत थी ना, तो मुझे एक सुरक्षा मिली। तो माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है। फॉरेन में हम जाते देखते बच्चों को पेरेंट्स लेके शाम को मैदान में जाते हैं, फुटबॉल ग्राउंड में जाते हैं। अपने मदर्स कहाँ जाती हैं? किटी में। उनकी मतलब हर बहुत सारी ऐसी लेडीज इनकी 25-25 किटियां चलती हैं। अपने बच्चों को अगर सही दिशा देनी है तो शाम के टाइम बच्चों के साथ खेलो। वो एक बहुत, जो कहते हैं ना, स्पोर्ट्स कल्चर घर में तभी आएगा जब माँ बाप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होंगे। मेरे घर में मेरा बेटा 8 साल की एज में बहुत बल्की था, लेकिन जब वो देखा मैं दौड़ रही हूँ, मैं फिट हूँ, पापा फिट है, तो कंपटीशन आज हम लोग से ज्यादा फिट बेटा है जी। उसके ब्लड में एकदम वो वर्कआउट, वो फिटनेस, कुछ भी हो जाए, वो कुछ भी दुनिया में कहीं भी रहता, अभी लंदन में है, लेकिन उसका वर्कआउट मिस नहीं होता। मैम अभी ओलंपिक चल रहा था और एक सिचुएशन निकल कर आई, आई होप आपको भी वो सिचुएशन पता होगा, कि सिर्फ 100 ग्राम की वजह से कोई देश के लिए नहीं खेल पाया। मैं विनेश फोगाट जी के बारे में बात कर रही हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे? कि आप एथलीट हैं, आप ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, तो आई थिंक बेटर बता पाएंगे कि क्या अचानक से वेट बढ़ जाता है, घट जाता है, क्या होता है? मतलब फिजिकल एक्सरसाइज के चक्कर में ऐसा होता है, खाने पीने की वजह से होता है, या फिर हम कोई प्रोटीन इंटेक कर रहे होते हैं उसकी वजह से ऐसा होता है? क्या रीजन है? जो हम लोग, मेरे साथ जो अक्सर होता है कभी कभी अनरेस्ट के कारण,
अनरेस्ट भी होता है। अच्छा। और फिर डाइट बहुत मायने रखता है। और विनेश का जो ये 100 ग्राम का था, तो टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम हुई, इसके कारण मेडल नहीं दिया वो। हाँ। मतलब ये रूल्स के हिसाब से था जो मुझे पता है। लेकिन एक एथलीट कभी ऐसा नहीं चाहता है कि जब मेडल के एकदम मुझे 100% कंफर्म हो कि मुझे मेडल मिलना ही मिलना है। हमारा शरीर, हम खुद कभी कभी 50 किलो के होते हैं और अगले दिन 3 किलो बढ़ जाता है। अच्छा। या सुबह कुछ होता है वेट और दोपहर में कुछ हो जाता है, शाम को कुछ है। तो बॉडी है, बॉडी के हिसाब से होगा। लेकिन जैसे इंडिया की टीम में अभी उनके कोच भी गए हैं, उनके डाइटिशियन भी गए हैं। तो मैं देख रही थी सोशल मीडिया में, बहुत सारे न्यूज चैनल में बोल रहे थे कि जितना उन्होंने डाइट लिया था तो उनका वेट 1.5 किलो बढ़ना चाहिए था। अच्छा। डाइट के हिसाब से उससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए था। वो 1.5 किलो अगर बढ़ा होता तो वो अंडर वेट होती। लेकिन अचानक से 2.25 किलो के आसपास बढ़ गया वो। तो वो कहीं ना कहीं कुछ बॉडी में हो सकता है। लगातार उन्होंने 2 मैच खेले, उसके कारण हुआ। लेकिन जो भी हुआ बहुत ही हर्ट हुआ। और एक इसको इनकार नहीं कर सकते कि विनेश फोगाट एक बहुत अच्छी एथलीट, बहुत अच्छी रेसलर हैं, जिन्होंने करके दिखाया। अगर आप सेमीफाइनल्स का मैच देखे होंगे, क्वार्टर फाइनल देखे होंगे, तो एक जो जज्बा था, वो दम था, जो चुस्ती थी, एकदम शेरनी की तरह लड़ रही थी। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्रिकेट को बहुत सपोर्ट करती है। आप मुझे बता पाएंगे क्या उतना ही सपोर्ट एथलीट को भी मिलता है जितना क्रिकेट को मिलता है, या फिर किसी और गेम को इतना सपोर्ट मिलता है? नहीं, वो तो एकदम जग जाहिर है कि क्रिकेट है। हाँ। क्रिकेट के लिए बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं। वो एक क्रिकेट ना एक ब्रांड बन गया जी। एशिया में तो कुछ ज्यादा ही है। और एक वो जो लोगों के दिलों में बस चुका है, तो एक उनका कॉमर्शियल उसमें क्रिकेट चला गया। बट हमारे और भी गेम है, एथलेटिक्स क्या, हमारे जो 20-25 गेम है, अभी खेलो इंडिया ने सभी को रिच कर दिया। इवन कोई बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है और उनकी इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन जैसे होते हैं, बेस्ट ऑफ 6 को वो सेलेक्ट करते हैं और 50,000 पर मंथ देते हैं उनके डाइट के लिए, ट्रेनिंग के लिए। अच्छा। तो बच्चों को बहुत बड़ा इससे सपोर्ट मिला और उसी की देन है कि जो अभी और बच्चे जा रहे, इतनी बड़ी बड़ी टीम, पहले 20 से 25 की जाती है, 100 की टीम जा रही है। एशियाड में इंडिया मेडल पे मेडल ला रहा है। यंग बच्चे ही तो निकल के, जो पिछले 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया लॉन्च किया, तो उसका रिजल्ट अब दिख रहा है कि बहुत सारे कंपटीशन में इंडिया ला रहा है मेडल्स। तो आपकी इस बात से क्या मैं ये समझूं कि देश के लिए आपने इतने मेडल्स लाए हैं, गोल्ड मेडल्स लाए हैं, इतना कुछ किया है इस देश के लिए, मतलब आपको पैसे बहुत मिले हैं? गुड क्वेश्चन, गुड जोक। एक्चुअली नहीं, मास्टर्स में क्या होता है, मास्टर्स में बोल दिया जाता है स्टेट्स को देखें। अच्छा। तो बाकी जैसे इंडिया में हमारे जितने स्टेट हैं, स्टेट की टीम जाती है। तो मेरी जानकारी में बहुत सारे स्टेट हैं जो कि पूरा टीए भी देते हैं, प्लस स्कॉलरशिप देते हैं। स्कॉलरशिप मींस कि आपके एशिया लेवल पे या जैसे नेशनल लेवल पे मेडल आएगा तो आपको 10,000। अच्छा। अभी शायद दिल्ली का मुझे जानकारी है 15,000, 8,000, 5,000 ऐसे करके एशिया में जा रहे हैं, तो 75,000 वर्ल्ड में है, 2 लाख ऐसे करके उनका है। काफी अच्छा पैसा है उसमें। तो फिर आपने तो इतने मेडल्स लाए हैं, तो वो दिल्ली को मिलता है, मुझे कुछ नहीं मिलता। मुझे बस गवर्नमेंट छुट्टी दे देती है कि ये बहुत बुरा लगता है। तो क्या यूपी में ऐसा नहीं है कि यूपी गवर्नमेंट में अभी ऐसा कुछ नहीं। देखिए, हम मास्टर्स हैं, हम 30+ के बाद खेलते हैं, जहाँ पे ज्यादा जरूरत है गवर्नमेंट सपोर्ट की। हम दवाइयों में खर्चा करते हैं, दवाइयों का बजट बहुत होता है। तो हम बीमारी के बाद क्यों क्योर करते हैं? हम बीमार ही नहीं होने दें। आज हमारे देश के मास्टर्स एथलीट इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पे खेल रहे हैं, एशिया लेवल पे खेल रहे हैं, और सब जब जीतते हैं तो देश का झंडा फहराता है, राष्ट्र धुन बजती है जी। जब आप गोल्ड मेडल जाते हो तो सेम वही प्रोसेस होता है जो यंग खिलाड़ियों के लिए होता है। लेकिन दुख ये होता है कि उनको सारी सुविधाएं मिली है। अब धीरे धीरे जैसे दिव्यांगों के लिए अभी यंग बच्चों का चैंपियनशिप हो रहा है, फिर दिव्यांगों को ओलंपिक में, एशियाड में शामिल किया। अभी एएफआई ने पिछले 2 सालों से अपनी चैंपियनशिप पैरा ओलंपिक तो मास्टर्स का भी एएफआई कराना शुरू किया है। तो हम लोग को यही उम्मीद है कि हम मास्टर्स भी आएंगे। अब इसका जानती है फायदा क्या होगा कि हम दवाइयों में तो बजट दे रहे हैं, लेकिन वो बीमार होने के बाद
हमारे सीनियर सिटीजन कोई मेड़ पे दौड़ रहा है, कोई सड़क पे दौड़ रहा है, जहाँ जिसको जगह मिल रही है, 60 साल, 70 साल, 85 साल, 90 साल, इवन 100 साल की महिलाएं देश के लिए खेल रही, जिनको कि हमारी राष्ट्रपति महोदय ने भी सम्मानित किया है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बुलाकर सम्मानित किया है। लेकिन मेरा ये मानना है सिर्फ सम्मान ठीक है, आपने एक खिलाड़ी को ऑनर किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश के खिलाड़ी हैं जिनके पास खेलने जाने के लिए टिकट का पैसा नहीं है, डाइट का पैसा नहीं है, तो आप अगर उनको भी सपोर्ट करें तो आपका स्वास्थ्य का जो दवाइयों का बजट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा फिट इंडिया मूवमेंट का वही है कि हर व्यक्ति खेले, हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। अभी मास्टर्स खिलाड़ियों पे गवर्नमेंट की निगाह नहीं है, और मैं यूपी गवर्नमेंट से भी यही अपील करूंगी कि अगर आप हमारे खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं तो जो कहते हैं ना स्वस्थ रहेगा, तो स्वस्थ भारत की बात करते हैं, तो इनको भी मिलना चाहिए जी। और जी। ताकि स्वस्थ रहे भाई। बहुत से ऐसे में हैं खिलाड़ी जिनका बेटा भी खेलता है, पोता भी खेलता है, माँ भी खेलती है, और पूरी टीम जाती है देश के लिए खेलने के लिए। तो ये इनके दौड़ने से हमारे यंग खिलाड़ियों को भी तो मोटिवेशन मिल रहा है। जब मैं 50 साल की उम्र में ट्रैक पे दौड़ रही हूँ और 20 साल की लड़की को दौड़ में काट रही हूँ, तो उसको ये लगता है कि नहीं, मैम मुझसे अच्छा दौड़ रही, मुझे इनसे अच्छा दौड़ना है। तो हमारे ऐसे बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने खेला है, वो आना चाहते हैं, लेकिन हमारे गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है, इसलिए वो आगे नहीं आ रहे। वो जब दौड़ेंगे तो छोटे बच्चों को भी ट्रेनिंग देंगे अपने साथ साथ, तो कहते हैं स्पोर्ट्स कल्चर कहाँ से आएगा। जैसे अभी मास्टर्स में आप देखेंगे यूएसए में, बाकी यूरोपियन कंट्री में बहुत सपोर्ट है, बहुत सारी कंट्रीज के खिलाड़ी एक एक एज में आ रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो इंडिया जैसे फिट इंडिया में हमारे मास्टर्स को भी एक उचित स्थान मिलना चाहिए। तो अगर आपकी बातों में से एक चीज मैं पूछूं कि ये स्पोर्ट्स कल्चर कैसे बिल्ड होगा? वो घर से निकलेगा, घर से निकलेगा कि बच्चा भी खेले, माँ भी खेले, फादर भी खेले। उसके लिए गवर्नमेंट को ऐसी योजना लानी पड़ेगी कि सब इन्वॉल्व हो, तो और वो माहौल बने। जो सोशल मीडिया आजकल हमारे गलत चीजों में बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, गांव-गांव में फुटबॉल हो रहा है, गांव-गांव में खेल मैदान बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है, लेकिन हमारा जो सिटी का कल्चर है, हमारे इतने स्पोर्ट्स हमारे आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ खेल मैदान खाली पड़े हैं। मलेशिया में मैंने देखा, मैं जब टावर पे गई, ऊपर से मैंने देखा सैकड़ों ट्रैक दिख रहे थे। तुम पता किया मैंने तो पता चला स्कूल्स का वो प्लेग्राउंड है, सिंथेटिक ट्रैक दिख रहे थे। यहाँ के स्पोर्ट्स ग्राउंड में से घास फेंका हुआ है, कुछ नहीं। तो थोड़ा सा जो अभी हम बड़े लेवल पे बहुत बड़ा काम हुआ है हमारे बनारस में, 3 स्टेडियम हो गए, लालपुर हो गया, गंजारी हो गया, सिगरल स्टेडियम। नो डाउट कि ये मतलब हमारी कल्पना से परे था, जिसको हम लोग कभी उम्मीद नहीं करते थे कि ऐसा भी चीज कभी बनारस में होगा। ये प्रधानमंत्री जी की, हमारे सांसद जी की देन है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इतने बड़े स्टेडियम बने हैं, छोटे खिलाड़ी कहाँ जाएंगे? पहले सिगरा स्टेडियम में छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते थे, उनको ट्रेनिंग मिलती थी। अब तो वहां आने के लिए उनको फीस देनी पड़ेगी, या जो भी गवर्नमेंट योजना लाती है हो सकता है फ्री में भी कर सकती है। लेकिन मेरा ये कहना है, आपने बड़े चीज डेवलप कर दी, अब छोटे छोटे मैदानों को भी खेल मैदान बनाना चाहिए। मैं तो बार बार बोलती हूँ, जितने विधायक हैं शहर के, अपने विधानसभा में जितने स्पोर्ट्स ग्राउंड हैं, जैसे उत्तरी विधानसभा में भी ले ली, जीजीआईसी है, कटिंग मेमोरियल है, हमारा यूपी कॉलेज का मैदान है, जितने भी मैदान है, कोई भी एनजीओ वगैरह से या जितने हमारे स्पॉन्सर की एक एक ट्रैक बनवा दो, तो एटलीस्ट आसपास के बच्चे जाएंगे, वहां खेलेंगे, तो स्पोर्ट्स कल्चर ऐसे ही तो डेवलप होगा। अब हर छोटा सा बच्चा, 10 साल का बच्चा लालपुर जाके तो नहीं दौड़ सकता, या बीएचयू जाके तो दौड़ नहीं सकता। एक किस्सा मैंने सुना था, आई थिंक किसी चीज में आप पार्टिसिपेट कर रही थी, और आई थिंक आपने मनोज तिवारी जी को भी दौड़ा दिया था। बड़ा मजा। मनोज जी बहुत सिंपल, बहुत अच्छे इंसान है, और वो बहुत ही मतलब कहते हैं ना, भावुक भी है। अच्छा। तो 2010 में एक हिंदुस्तान अखबार की तरफ से बीएचयू से लेकर संस्कृत यूनिवर्सिटी तक एक कोई जागरूकता रैली थी, रेस था, तो उसमें वो शुरू किए रेस। तो थोड़ी देर वो गाड़ी में चढ़ना चाहते थे, बेलूपुर तक आके हम बोले नहीं मनोज जी, खत्म तो करना ही पड़ेगा। तो हम दोनों दौड़ते हुए वहां तक गए, और वो बहुत अच्छे, एक्चुअली बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। अच्छा। और स्प्रिंट वगैरह बहुत अच्छे लगाते थे, और हम लोगों ने
फिर स्टेडियम में आते थे, एवरी संडे हम लोग का मैच होता था ऑफिसर्स के साथ, अच्छा। बाकायदा बहुत अच्छे से उसको एंजॉय करते थे। 100 मीटर की रेस भी हम लोग के साथ लगाते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था कि एक सेलिब्रिटी, एक मनोज तिवारी, नाम तो हाँ, अभी बहुत सांसद जी बड़ा। हुए, बट एक नाम मनोज जी का, वो जितना नाम है उतनी ही हम्बल, उतनी ही सिंपल। अभी मैंने उनका एक सिचुएशन सुना था कि एक मूवी थी जिसमें उन्होंने एक सॉन्ग गाया था, जियाओ बिहार की लाला। तो वो इंटरव्यू दे रहे थे, उस इंटरव्यू में बताते हैं कि अनुराग कश्यप उनको 5 लाख रुपए दे रहे थे उस सॉन्ग के लिए, उन्होंने कहा नहीं हमको नहीं चाहिए। और हाँ। उन्होंने बताया कि उन्होंने उससे 20 करोड़ रुपए कमा लिए। वो 5 लाख रुपए नहीं लेकर अपने उस सॉन्ग के जरिए, मतलब उस कनेक्शन के जरिए, वो प्यार के जरिए, जैसे आपने बताया कि वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं, इस बिहेवियर की वजह से उन्होंने अभी तक वो इतना खुश हो रहे थे कि हम यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि हमको 20 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिल गया। अरे बिग बॉस से वापस आने के बाद बनारस में उन्होंने अपने फादर के लिए एक टूर्नामेंट कराया था, बाकायदा उसमें हम लोग काफी इन्वॉल्व थे जी। तो एक बहुत अच्छी सोच है उनका। मनोज तिवारी क्रिकेट क्लब भी चलता है, नए खिलाड़ियों को बहुत सपोर्ट करते हैं, तो अच्छी सोच के इंसान है, और बनारस के लिए उन्होंने काफी कुछ किया। अभी तो बहुत, अब दिल्ली के लिए कर रहे हैं, बस ये अफसोस है कि बनारस को भूल गए। तो आई थिंक मनोज तिवारी जी को अब ये सोच वापस लेना चाहिए। धरती पकड़ के चलना चाहिए। मेरा तो मैसेज है कि भाई जैसे करते थे पहले बनारस के लिए, हाँ, ठीक है दिल्ली वालों के लिए कर रहे हैं, लेकिन दिल तो बनारस का ही है। हाँ। दिल वालों को नहीं भूलना आई चाहिए। थिंक बनारस छोड़िए, मतलब पूरा यूपी बिहार उनको इतना प्यार करता है कि मुझे नहीं पता कि बहुत और सारे कहाँ इतना खिलाड़ियों प्यार मिलता है। बहुत सारे खिलाड़ियों को भी मदद किया उन्होंने, हाँ। बहुत अच्छा, क्योंकि वो खुद जो खिलाड़ी होता है वो दूसरे के लिए सोचता है, तो ऐसी फीलिंग उनकी है। मैम आपने इतने लोगों के लिए कहीं ना कहीं बात की है, अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में होता तो आई थिंक आपको बहुत सारे लोग सपोर्ट कर लेते, लेकिन आपने इतने, आई थिंक पूरा यूपी का आपने बोला है, तो मुझे लगता है कि हमारे यूपी के जितने भी विधायक हैं, अगर ये बात सांसद तक लेकर जाएं और इस पॉडकास्ट के जरिए, बनारस के अपने पॉडकास्ट के जरिए ये बात हम और लोगों तक पहुंचा पाएं, और ये बात जैसे ही मोदी जी तक पहुंचेगा या फिर हमारे गवर्नमेंट तक पहुंचेगा, आई एम श्योर इस पे काम होगा। बिल्कुल। हाँ मैम, अगर मैं एक और बात आपसे करना चाहूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, कहीं ना कहीं आपके हाथों से भी बहुत सारी चीजें गुजरती हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल आपसे लोगों को क्या बेनिफिट्स मिल सकता है? आज जो हमारा डिपार्टमेंट है वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, यानी कि प्रेगनेंसी से लेकर के 18 साल की बच्ची तक और एक माँ बनने तक वो हम लोग फैसिलिटी देते हैं। यानी कि जब पेट में बच्चा आता है तो उनका पूरा क्योर हमारे वहाँ से कुछ न्यूट्रिशन भी मिलता है उनको, हेल्थ केयर का टीकाकरण, काउंसलिंग, उनको बेहतर डाइट करने का, देने का। फिर बच्चा पैदा होता है तो 6 माह तक माँ का दूध, ये है। फिर 7 to 3 years के बच्चों को हम लोग उनको, बच्चा कुपोषण का शिकार ना हो उसके लिए मेजरमेंट उनका होता है पर मंथ। फिर उनको, उनकी माँ को, जिससे बच्चे कमजोर आते हैं तो उनको काउंसिल करते हैं, बच्चे को खाना क्या देना चाहिए पूरा डाइट चार्ट बताते हुए उनको प्रॉपर दवाइयाँ दिलाते हैं, और उनको रेफर करते हैं एनआरसी। बहुत अच्छा बच्चा बीमार है तो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री सुविधाएं मिलती हैं, 15 दिन भर्ती करके उनको पूरा उनका ट्रीटमेंट करने का, माँ का भी पूरा खाना पीना, और पर डे 100 रुपये मिलता है। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलते हैं। यानी कि कुपोषण प्रबंधन, हमारा प्रेग्नेंट लेडीज का पूरा देखभाल, ठीक है। और 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे, उस समय बढ़ता बच्चा गंदगी में खेलता है, तो गंदगी में खेलने से हाइजीन का प्रॉब्लम होता है, तो वो ज्यादा बच्चे बीमार होते हैं। तो बीमारी से बचाव की भी हम लोग देते हैं, मतलब हेल्थ एजुकेशन जितना भी दे सकते हैं। फिर लास्ट में आता है 3 से 6 साल के बच्चों को प्री स्कूल एजुकेशन, यानी कि जो बच्चे स्लम एरिया के या कहीं के भी बच्चे हो जो स्कूल नहीं जाते, नॉन स्कूल गोइंग बच्चों को हम लोग आंगनवाड़ी केंद्र में बुला करके उनको स्कूल में जाने के पहले तैयार किया जाता है। अच्छा। फिर उसके बाद 11 से लेकर के 18 साल तक के, 19 साल तक की किशोरियां जो स्कूल नहीं जाती तो उनको आयरन के टैबलेट देना, उनको टिटनेस का टीका लगाना, क्योंकि वो फ्यूचर मदर्स हैं, तो उनको तैयार करना कि एक बेहतर माँ, वो एनीमिया के शिकार ना हो। और जितनी भी जानकारी उनको गवर्नमेंट की होती है, जैसे 18 साल के पहले शादी नहीं होना, सेल्फ डिफेंस, मतलब पूरा काउंसलिंग को प्रिपेयर किया जाता है कि एक अच्छी महिला के रूप में वो तैयार हो। अच्छा। तो पेट में बच्चा आने से लेकर के किशोरी बालिका तक पूरा हमारा गवर्नमेंट, हमारा डिपार्टमेंट देखता है। और बहुत ही, ये तो मेरे बहुत मनपसंद का काम है। तो बहुत सारी, अब तो एनआरसी सेंटर खुल गए, पहले आज से मेरी जॉब, मुझे 29 साल हो गए जॉब करते करते। सरकारी नौकरी में तो मुझे मिली थी शादी के जस्ट बाद ही।
तो क्या ये तो- खेल के जरिए मिली थी आपको ये नौकरी? नहीं, मुझे लोक सेवा आयोग से निकला था, मैंने एग्जाम दिया था, अच्छा। बट जो इंटरव्यू मैंने टॉप किया वो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में, मतलब मेरी रैंकिंग एकदम ऊपर आ गई थी अच्छा। वो सारे परफॉर्मेंस को देख के, तो सब बेनिफिट मिला कि हम्म। प्रमोशन में ऊपर इनाम है। अच्छा, आपने एग्जामिनेशन दिया इसलिए? लोक मुझे सेवा लगा आयोग। गवर्नमेंट ने आपको इसलिए चुना। मुझे मिली थी जॉब, मुझे हाँ। वेस्टर्न रेलवे ने अडॉप्ट कर लिया था, वहाँ जॉब मिली थी, सेंट्रल स्कूल देहरादून में मिला था, लेकिन वही शादी को जाने ही नहीं दिया। अगर लेकिन जो होता है कहते हैं ना, अच्छा होता है। फिर मैंने इसका एग्जाम दिया, मैंने इंटरव्यू रिटन एग्जाम क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर किया। शादी के बाद तो बिल्कुल जॉब के पक्ष में भी पूरी फैमिली नहीं थी। वही मेरी माँ ने बहुत रिक्वेस्ट करके मेरे ससुर को मेरी सास के हाथ पैर जोड़ के 1 हफ्ते तक मेरे घर पड़ी रही कि जाने दीजिए, मेरी बेटी क्या करेगी घर में रह के। तो नौकरी मिलना मेरे लिए बहुत पॉजिटिव था, क्योंकि एक यंग एज थी, हस्बैंड बाहर रहते थे 6-6 महीने जहाज पे, तो बहुत बड़ा सपोर्ट था। और जब क्या शुरू में उस समय तो कुछ ऐसी सुविधाएं नहीं थी हॉस्पिटलाइज करने की, तो बहुत सारे बच्चों को मैं खुद अपने पॉकेट मनी से इलाज कराती थी, जितना भी हो सकता था। उनकी माँ को दूध लगा देना, बच्चे का डाइट अलग से ले आके दे देना। तो अभी थोड़ा नाम हो गया तो उसको दूसरे फॉर्म में कर देते हैं कि इलाज तो गवर्नमेंट कर रही है, और हम लोग जो राशन मिलता है सरकार की तरफ से, दाल तेल दलिया, वो तो मिलता ही है, लेकिन कुछ कुछ और भी न्यूट्रिशन होता है, तो बहुत सारी एनजीओ से भी सपोर्ट करके और जैसे 10 पोटली बनवा देते हैं। अच्छा। तो ऐसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लड़कियां एनेमिक हैं, उनको गुड़ चना कढ़ाई वगैरह ऐसी चीजें उनको दिलवा देते हैं कि वो खाएं ताकि उनका हीमोग्लोबिन अच्छा हो। तो बहुत लोग मेरे साथ जुड़ गए। तो क्या इसका पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं? हाँ, इतना बहुत कुछ करने बहुत का? बहुत बहुत। अरे ऐसे ऐसे बच्चों को मैंने मौत से निकाला है आज से 20 साल पहले। आज वो लड़कियां बड़ी होकर के दौड़ रही हैं। मरने के कगार पे थी, उनकी माँ सोच रही थी कि अभी मर जाए, लड़की है। अच्छा। और ऐसे मतलब 6 महीने की बच्ची 1.5 किलो की, सोच लो आप कैसी होगी। मतलब जब पहली बार मैंने जाकर देखा, एकदम पतला, हाथ पैर ऐसे, और वो सुसु करके गीले कपड़े में लेटी हुई थी, तो बड़ा डरावना सीन था। बस होम विजिट में गए थे, मैंने उसको ऐसे उसको अपने हिसाब से कपड़े वगैरह दिए, उसको चाहते थे हर वीकली उसको काउंसलिंग करते थे। फिर उसकी माँ मेरे हिसाब से जब चली, अब तो लड़की मेरे बराबर हो गई, हो क्या हाइट उसकी हो गई। सो मैम, ये जो सर्विसेज आपने बताए हैं, जो एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल आपसे बेनिफिट मिलता है, आप एक नहीं कहीं ना कहीं पोजीशन में हैं जिससे बहुत लोगों को बेनिफिट हो सकता है। और इस पॉडकास्ट के जरिए, बनारस के अपने पॉडकास्ट दी पूजा गोस्वामी पॉडकास्ट के जरिए, लोगों को ये पता चल जाए कि आपसे अगर मिलना हो या फिर ये सारे बेनिफिट्स लेने हो तो कैसे इंसान आप तक पहुंचे या फिर कहाँ जाए जिससे ये सारे चीज में इनरोल हो पाए। देखो, लोकल लेवल पे गवर्नमेंट की जो सुविधाएं मिलती हैं, उसके लिए तो आप अपने क्षेत्र के सभासद से बात कर सकते हैं, और सभासद को पता होता है कि उनके एरिया में आंगनवाड़ी सेंटर्स कहाँ हैं। अच्छा। ये बेस्ट लोकल सुविधा है, क्योंकि अगर आपके लगता है कि आपके बच्चे का नाम एनरोल नहीं है, तो आप अपने नियरेस्ट आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर के आंगनवाड़ी बहन जी को अपना आधार देंगे और उसको रजिस्ट्रेशन करा के ये सुविधा ले सकते हैं। बट लगता है कि पर्सनल लेवल पे किसी को बच्चे को कुछ ऐसा ज्यादा जरूरत पड़ गई है, तो मेरे ट्रैक क्वीन, मेरा इंस्टा पे जो पेज है, अच्छा। या वाराणसी एथलेटिक क्लब के नाम से फेसबुक पे भी एक पेज है, उसमें मैसेंजर पे डाल सकते हैं। जितनी भी सुविधाएं हैं अभी तो गवर्नमेंट इतनी अच्छी सुविधा है, जैसे मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। अच्छा। ये योजना बहुत अच्छी है। ये 2 तरीके की है। एक तो कोविड से जिनके माता पिता की डेथ हुई है, तो उनके बच्चों को 5,000 रुपए महीना स्कॉलरशिप मिल रही है। अच्छा। 4,000। और ये कैसे प्रमाणित होगा कि कोविड से डेथ सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, चाहे एंटीजन टेस्ट या जो भी टेस्ट अगर है, अच्छा, है ना, तो वो भी लगा देंगे। तो महिला कल्याण डिपार्टमेंट की तरफ से वो हमारी आंगनबाड़ियों के माध्यम से भरा जाता है। एक सामान्य योजना है जो कि बहुत अच्छी प्रदेश सरकार लेके आई है, जिसमें कि माता पिता की किसी की डेथ हो जाए, या पिता दिवालिया पागल हो, या बच्चा कहीं किसी क्राइम में फंसा, उसके खिलाफ कुछ ऐसा कार्रवाई चल रहा हो, ऐसे बहुत सारे उसमें नॉर्म्स हैं। तो उन बच्चों को भी 2,500 रुपए महीना 2 बच्चों को मिलेगा, मतलब अच्छा। 18 साल तक। तो ऐसे बहुत सपोर्ट मिल जाता है जिनके मतलब बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं, या तलाकशुदा माँ हो तो उनके बच्चों को भी मिलेगा। अच्छा। तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना ये हो गया। एक है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, उसमें जैसे प्रेग्नेंट लेडीज है, पहला बच्चा है जी, फर्स्ट डिलीवरी है, तो उसको आंगनवाड़ी केंद्र में जाएगी, अपना आधार और आय प्रमाण पत्र, वो है ST SC के लिए आय प्रमाण पत्र नहीं लगता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स देगी, आंगनवाड़ी रजिस्ट्रेशन करेगी, तो उसको भी आता है।
3,000 ऐसे ऐसे करके वो शिफ्ट करके 5,000 रुपए का है। तो ये तो क्या किसी के लिए भी है या फिर सिर्फ किसी के कुछ लिए भी है, कैटेगरी वो के लोगों के कैटेगरी लिए? है फाइनेंस, मतलब 3,000 3 लाख से ज्यादा आए ना हो। अच्छा, और जैसे फिर मतलब एक तो जिसका ये है आय पहले 3 बच्चे के लिए, हाँ, फिर उसको जब टीका लग जाता है 1 साल का तो उसके लिए अलग पैसा है। अच्छा। फिर 2 बच्चों को मिलता है, लेकिन दूसरा बच्चा का शर्त ये है कि वो लड़की ही होनी चाहिए। अच्छा। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हम लोग के डिपार्टमेंट की हैं हम्म। जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। कोई और योजना जो आप बताना चाहें? आई थिंक पॉडकास्ट के और माध्यम से वहां तक पहुंचे। एक तो ये 2 हो गए, फिर हम्म। हमारे जो आंगनवाड़ी स्कूल बच्चे जो नहीं पढ़ने जाते हैं, जी। कॉन्वेंट में नहीं पढ़ा सकते, तो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र में अब तो बहुत हमारे राज्यपाल मैडम थी, उन्होंने आंगनवाड़ी जितने बनारस के आंगनवाड़ी सेंटर को एकदम पूरा मॉडर्न स्कूल कर दिया है। चेयर टेबल से लेकर के सारे खिलौने और पेंट करा दिया। बहुत सारे एनजीओ से मिलके वेदांता वगैरह, अच्छा। और सारे फ्लोर लग गए, फैन लग गया। तो बड़ा अच्छा यहाँ मतलब बनारस में हमारे मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, जी। उसको देखते हुए बहुत ही काम हुआ है। तो कोई कॉन्वेंट स्कूल से कम हमारा आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है, बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाती है। और जो भी गवर्नमेंट की योजना होती है उनके माता पिता को बताया जाता है। और फिर जैसे डिलीवरी के बाद बच्चे को टीका जितना लगता है, हर महीने आंगनवाड़ी केंद्र पे इनाम आती है, वो बच्चों को सारे जो हमारे हजारों रुपए के हमारे बाहर में टीके लगते हैं, सब फ्री में लगते हैं हमारे वहाँ। मतलब बच्चा पैदा होने से, बच्चा पेट में आने से लेके टीके से लेके पूरे बूस्टर तक का 5 साल तक का। अच्छा। ये खसरा, विटामिन, हेपेटाइटिस से लेके सारे मेजल्स सारे। तो ये सारी सर्विसेज उनके लिए है जिनकी आय 3 लाख रुपए से कम है? नहीं, ये सबके लिए है, कोई भी कर सकता है। हाँ, कोई भी आ सकता है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि एक जमाना था जो लोग सोचते थे कि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे तो कुछ पढ़ाई तो होती नहीं है। नहीं, अब तो सब और कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया है। हर पेरेंट्स आता था, भले वो चाहे नहीं गरीब हो अमीर हो व्हाटएवर, बट दे वांट कि उनका बच्चा एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, जहां उनका नहीं कहीं ना कहीं एक अच्छा आओ भाव अभी हो। तो आने वाले समय में ऐसा होगा कि जब तक बच्चा आंगनवाड़ी केंद्र से सर्टिफिकेट 3 से 6 साल का नहीं लेके आएगा, एडमिशन ही नहीं होगा कहीं। अच्छा। मैं तो चाहती हूँ ऐसा हो जाए क्योंकि अभी सारे अधिकारियों के बच्चे जा रहे हैं आंगनवाड़ी केंद्र में, अच्छे अच्छे घरों के बच्चे लोग कार से छोड़ने आ रहे हैं, बाइक से बच्चों को छोड़ने आ रहे हैं। तो ये हमारी सुविधाएं, हमारे रिसोर्सेज जो हैं काफी अच्छे हो गए, तो इसको बहुत अच्छा असर आ रहा है। पहले के बच्चे एकदम गंदे गंदे आते थे, थोड़ा सा कहना पड़ता था। अभी पूरा तैयार होके बच्चे आते हैं। तो ये तो मैं आपके उनको वो दिन में हॉट कुक मील भी मिलता है। हाँ, उनका मेन्यू है जो मिड डे मील, ये तो काफी समय से चला आ रहा है। वो प्राइमरी स्कूल के लिए है। अच्छा, ओके। ये हमारे स्कूल, हमारे आंगनवाड़ी जो स्नैक्स, मॉर्निंग स्नैक्स है अलग से, उसके लिए दाल तेल दलिया देते हैं। फिर दोपहर में उनको हॉट कुक मील बोलते हैं उसको। अच्छा। केंद्र पे ही बनता है, किसी दिन दाल चावल सब्जी है, रोटी सब्जी है, तहरी है, तो डेली मेन्यू के हिसाब से। आई थिंक एक अच्छा काम हो तो रहा है। एक जैसे माँ काम करने जाती है, नॉर्मली क्या होता है, मदर्स काम करने जाती है, घर में बच्चा भूखा रहता है या फिर इधर उधर खेलता है, गलत आदत में पड़ जाता है, तो आंगनवाड़ी केंद्र एक ऐसा माध्यम है कि आप सुबह जाओ 8 बजे अपने बच्चे को छोड़ के जाओ, 12 बजे आके ले लो। अच्छा, क्रैच। हाँ, तो बच्चों को एक तरह से आंगनवाड़ी अपने पास रखती है, खेलती है, खेल खेल में मतलब बहुत चीजें सिखा जाते हैं। मतलब वो पढ़ाना नहीं कि बच्चों को बहुत हाई लेवल, वो खेल खेल में एक्टिविटी करा के, एक्सरसाइज करा के, गेम करा के, चेयर्स के नीचे चलना, रस्सी पे कूदना, ऐसे करके वो छोटी और बड़ी मांसपेशियों का विकास करती है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और इतना कुछ जानने को मिला। आई थिंक इस पॉडकास्ट के माध्यम से, बनारस के अपने पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपने दिया है। मैं कुछ खेलो इंडिया के बारे में जानना चाहती हूँ कि क्या है ये और इससे बेनिफिट क्या है? खेलो इंडिया का हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पे और जो हमारे इंटर कॉलेज के बच्चे होते हैं, इनका एक ट्रायल होता है ऑल इंडिया लेवल पे। उसमें 6 बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं और उन खिलाड़ियों को सरकार अडॉप्ट करती है एक तरह से। अच्छा। 50,000 पर मंथ उन बच्चों को देते हैं ट्रेनिंग के लिए, डाइट के लिए। अच्छा। और उनके कोच भी प्रोवाइड किए जाते हैं बाकायदा, कहते हैं ना फिजियो से लेके सारी सुविधाएं। तो हम अभी तो हमारे जो देश के मेडल आज इतने 2014 से मोदी जी ने इसको लॉन्च किया। अच्छा। तो सोचिए 2014 की तैयारी से लेकर के आज 10 साल हो गए। 10 साल में हमारे मेडल की संख्या बढ़ी, इतने खिलाड़ी गए और पहले से अच्छा रिस्पॉन्स भी हम लोग दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसका असर है, क्योंकि ये 10 साल की मेहनत के बाद एक खिलाड़ी को, अच्छे खिलाड़ी को बनने के लिए 8 से 10 साल तो लग जाते हैं।
तो ये जो पौधे तैयार के खेलो इंडिया तो पौधे तैयार कर रहे हैं। क्या खेलो इंडिया बनारस है, यूपी है? यूपी से 6 बच्चे लेते हैं या खेलो इंडिया की पूरी नीति है, जैसे स्पोर्ट्स नीति बनती है ना, उनके सिस्टम बने हुए हैं। अच्छा, तो निचले लेवल से लेके हाई लेवल तो ये क्या बनारस के लिए लिमिटेड है? नहीं, जैसे आपने कहा कि 6 बच्चे, सब वो ऑल इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया से 6 बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। बच्चों को हर इवेंट में, जैसे 100 मीटर में 6 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, ओके। तो 6 को हम तैयार कर रहे हैं, अलग अलग गेम में 6 लोग। अब उसमें जो जैसे बच्चे परफॉर्मेंस करते हैं, तो इतने सारे टूर्नामेंट हो, तो एक ही खिलाड़ी हर जगह तो मेडल ला नहीं सकता, तो अलग अलग सबको भेज के देश के लिए मेडल आता। तो मैं आपकी बातों को अगर क्लैरिटी में बोलूं कि आप कहना चाहती हैं कि 6 लोगों, मतलब एक गेम से 6 लोगों को अडॉप्ट किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब अगर बास्केटबॉल है तो 6 लोग। नहीं, एथलेटिक्स की बात अच्छा, कर रही हूँ। एथलेटिक्स के, ओके। तो अलग अलग गेम के अलग अलग नॉर्म्स है। अच्छा। तो कितने खिलाड़ियों को सपोर्ट मिल गया, जहां तक एक पैसा नहीं मिलता था, खुद खिलाड़ी को अपने लिए जूते खुद लेने पड़ते थे, आज ब्रांडेड शूज पहन रहे हैं। इक्विपमेंट नहीं थे इनके, ट्रेनिंग सेंटर साई आ गया, और आज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पूरे देश में साई ने अपने अपने कोचेस रखे हैं, अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर रखे हैं, डे बोर्डिंग रखा है उन्होंने। तो ये सब चीजें बहुत खिलाड़ियों के, साई के बच्चे आज कितने सारे इंटरनेशनल हो गए। बनारस में बात करें तो रमेश यादव है, गुलाब चंद है, ये सब साई से ही निकले हैं जो कि एशिया में मेडल लेके आए। तो योजनाएं बहुत है, बस थोड़ा सा पेरेंट्स का इंटरेस्ट हो जाए तो खिलाड़ियों को जल्दी मिलने लगेगा। और आई थिंक ये जो बेनिफिट्स है, अगर थोड़ा और अच्छे से कन्वे किया जाए, मे बी हो सकता है सबको कन्वे है, अगर आप सही जगह पहुंचेंगे, खेल विभाग में पहुंचेंगे तो आपको कन्वे हो जाएगा, सब पता चल जाएगा। भटक जाते हैं लोग, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में चले आते हैं, प्राइवेट कोचिंग सेंटर में चले आते हैं। देखिए ठीक है, प्राइवेट सेंटर भी अच्छे हैं, आज के डेट में प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर्स अच्छे हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ना है तो एसोसिएशन के थ्रू जाना चाहिए। कभी भी आप एसोसिएशन को इग्नोर नहीं कर सकते। तो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन से कोऑर्डिनेट करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर से कोऑर्डिनेट करना चाहिए। मैम, अब तक आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है, क्या आपको क्रिटिसिज्म फेस करने को मिलता है आज भी, या फिर अब सिर्फ क्लैपिंग ही मिलती है? हाँ बिल्कुल, एक महिला होने के नाते ना, एक होता है ना, महिलाओं के सबसे पहले कैरेक्टर पे वार करना। तो ये पता नहीं हमारे देश की टेंडेंसी है। और कहते हैं ना, कमेंट को जब बुढ़ौती में भी सुनने को मिल रहा है तो जवानी में भी कितना सुना होगा। एक छोटा सा इंसिडेंस है कि जब मैंने मतलब हाफ पैंट की बात करी, बचपन से हाफ पैंट का बड़ा मेरा सर दर्द रहा है। मैं खेलती थी छोटे में, तो घर में बोला जाता, मेरे चाचा बोलते थे हाफ पैंट पहन रही, कौन अच्छे घर का आदमी शादी करेगा। फिर शादी हुई, शादी के बाद मेरी ससुर ने बोला, बेटा शादी हो गई है, बहू हो के हाफ पैंट पहनोगी तो कैसा लगेगा, इसलिए मत खेलो, अच्छा नहीं लगेगा। फिर इसके बाद अभी 2-3 साल पुरानी बात है जी, एक मेरी रिलेटिव ही थी, महिला थी, और बहुत सारे खेल एसोसिएशन से भी जुड़े हैं, अपना उनका पर्सनल जिम भी चलता है। अच्छा, तो कुछ बातें थी, तो उस पे उन्होंने रिप्लाई किया, मैं आप तो हाफ पैंट पहन के दौड़ती थी, आपको तो मैंने कुछ नहीं बोलती हूँ। तो मुझे लगा देश के लिए मेडल लेके आ रहे हैं, उनका अपना जिम है, अपना फिटनेस सेंटर है, और तो आई थिंक ये तो बड़ा कॉमन है। एसोसिएशन से इन्वॉल्व है, जहाँ बेटियों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और आज के जमाने में पढ़ी लिखी महिला फिर, यार आप भी तो हाफ पैंट पहन के दौड़ती, तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। किसी बात का ये जवाब आज की डेट में हो सकता है। तो मुझे बड़ा शौक लगा कि यार ये तो बचपन से ये चीज मेरा पीछा, और बुढ़ौती तक, यानी 50 साल की उम्र तक मुझे सुनने को मिल रहा है। आज भी लोगों की सोच, कहते कहीं ना कहीं महिलाओं की अच्छी फ्रेंड भी होती हैं और सपोर्ट करती हैं। जैसे आपको बचपन में मिली? बचपन में मेरी फ्रेंड एनी ने मेरे साथ किया, वही मेरा हाथ पकड़ के लेके ट्रैक पे आए। और महिलाओं की दुश्मन भी होती हैं। तो जैसे किसी ने आपको कमेंट किया कि हाफ पैंट, आप खुद सोचो, एक अगर पढ़ा लिखा इंसान होगा तो उसको पता चलेगा कि ट्रैक पे खड़े होने का प्रोटोकॉल क्या है। पिछले ओलंपिक्स में किसी ऐसी कंट्री की एथलीट थी ट्रैक पे, जिसपे पर्दा लगा करके दौड़े थे, उसको ट्रैक पे दौड़ने नहीं दिया जी। नकाब हिजाब टाइप का था, फुल ड्रेस में नहीं थी, तो उसको अलाउ नहीं किया। तो आज के डेट में आपको पता है कि हम ट्रैक पे दौड़ते, उसका ट्रैक का प्रोटोकॉल है। अपने देश के लिए हम जीतते हैं तो हम अपने देश का झंडा हाथ में लेते हैं, हमारे देश की राष्ट्र धुन बजती है, हम गोल्ड मेडल लाते हैं। आपकी सोच अभी तक हाफ पैंट पे महिलाओं की टिकी हुई है, और खुद वही महिलाएं
वहां जाएंगी, बार में जाएंगी, डांस लगाएंगी, समुद्र के किनारे हाफ पैंट पहन के घूमेंगी, फिर वो उनका हाफ पैंट नहीं दिखता है। लेकिन एक एथलीट, एक खिलाड़ी स्विमिंग कॉस्ट्यूम में आएगा, ट्रैक पे हाफ पैंट दौड़ेगा तो वो उनको हाफ पैंट दिखता है। ये सोच बदलना होगा। ऐसे थोड़ी ना हम खेलो इंडिया को और स्पोर्ट्स कल्चर को हमारे अपने घर में लाएंगे। जहां आज एक खिलाड़ी जब घर से निकलता है तो पूरे एक गांव की अगर लड़की पुलिस की नौकरी पाती है, आर्मी में जाती है, तो पूरे गांव की लड़कियों का बंधन टूटता है, पूरे गांव की लड़कियों को आजादी मिलती है। इस तरह की छोटी मानसिकता की महिलाएं, अगर इस तरह की महिलाएं क्या कोई भी इस तरह का, अगर हम महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, इस तरह की मानसिकता, ओछी, इसको कहते हैं ओछी मानसिकता के विचार वाले लोग हैं, इनको तो अपने विचार बदलना पड़ेगा। ये अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे, अपने समाज के और खिलाड़ियों को क्या देंगे? आई थिंक जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे खिलाड़ियों को मोटिवेट कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री मोटिवेट कर रहे हैं, सरकार सुविधाएं पे सुविधाएं देती जा रही है, और हम टिके हैं छोटी मानसिकता पे। सिर्फ महिलाओं के कैरेक्टर की बात करेंगे, कोई कोच सपोर्ट कर रहा है। आपने भी पिछली कहानियां सुनी होंगी, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, कोच से नाम ले लिया, अच्छा इनका कोच इनके साथ ऐसा रिलेशन है। अरे यार, खेल में कोई रिलेशन नहीं होता, खेल खिलाड़ी का मेडल होता है, और एक केस अगर कहीं गलत हुआ तो क्या सारे खिलाड़ी गलत होते हैं? तो अपने दिमाग को बदलना होगा, उसका असर घर परिवार के लोगों पर पड़ता है। आपने तो बोल दिया समाज में, आपने कमेंट कर दिया, करेक्टर पे उंगली उठा दी, अब उसका असर अगर लड़की के घर में आता, लड़की सही रहते हुए गलत हो जाती है। ऐसी बहुत सारी लड़कियां रो के घर में ही बैठ गई, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। तो ठीक है, जो गलत है गलत को समझाओ, काउंसलिंग करके ठीक करो, लेकिन जो सही है उसको तो बोलना बंद करो। जी बिल्कुल। अगर आपके इस पूरे जर्नी में मैं एक चीज बिलीव करती हूँ कि अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता। करेक्ट। तो इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि आपका फैमिली आपके साथ रहे, या फिर नहीं कोई आपके गुरु आपके साथ रहे, कोई तो एक मेंटोर है, या फिर नहीं कोई तो सपोर्ट सिस्टम है जो आपको कहीं ना कहीं ग्रो करते हैं। तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहिए? बिल्कुल, बचपन में तो मेरे पेरेंट्स, मम्मी डैडी, तो उनको तो उनका तो, मेरी माँ का तो बहुत ज्यादा है, बट मेरा बेटा और हस्बैंड, बेटे ने जो मेरे साथ किया, बहुत कम एज में बहुत मेच्योरिटी वाला रोल उसने किया, क्योंकि हस्बैंड तो बाहर थे, मेरे साथ कोई नहीं था। जो क्रिटिसिज्म वाली बात आती है, बनारस से बहुत कुछ सुनने को कहते हैं, एक लेडी है तो करेक्टर पे भी बातें होती थी, और अच्छा मेडल जीत यार, क्योंकि बनारस में इतने सालों तक एज ए सेलिब्रिटी टिके रहना, ये भी बहुत बड़ी बात है। और मैंने सिर्फ अचीवमेंट से मेंटेन किया, मैंने कोई ऐसा कमर्शियल कभी ऐड नहीं किया, कुछ भी नहीं। उसमें मीडिया का बहुत बड़ा सपोर्ट था, मीडिया ने बहुत ही समय समय पे मुझे हमेशा मोटिवेट किया। लेकिन जो बेटे की बात करें ना, बेटा तो ऐसे चिपक के मुझे जब निकट रोते थे, मुझे समझाता था कि मम्मी यू कैन डू, और थोड़ा सा इमोशनली भी सपोर्ट करता था कि देखो अभी तक तुमने सबके लिए किया, अपने लिए क्या किया। लेकिन वही है, भड़काने वाले हर जगह भड़काते ही रहते थे। इवन जब मेरे पेपर में फोटोग्राफ्स वगैरह कुछ आते थे, अब जंप के बहुत सारे एक्शन होते थे, उसकी फोटोग्राफ्स भी लोग टैग कर करके गालियां लिख लिख के भेजते थे मेरे घर। अच्छा। कि यार तुम अपनी बीवी को ऐसे ऐसे करा रहे हो, मतलब सोचो क्या क्या विचार हैं लोगों के घटिया। वो भी रखे वगैरह में हस्बैंड मेरे अगर सपोर्ट नहीं करते तो शायद कोई नॉर्मल हस्बैंड होता तो कहता घर बैठो। क्या सिचुएशन मेरे घर की उस दिन रही होगी जब वो लेटर इस तरह के आते थे टैग करके। तो ठीक है, हर तरह के लोग होते हैं शायद कुछ, लेकिन उसी में बहुत अच्छे मेरे दोस्त लोग भी थे, कुछ डॉक्टर्स थे जो हमेशा मुझे सपोर्ट किए। तो मैं आपकी बात पे वापस आती हूँ कि आपने एक चीज कही थी, ये सारी चीजें तो ना, ये बहुत ग्राउंड लेवल की बात है। मैं बिलीव करती हूँ कि जब ट्रैक पे आप होती है ना, तो ये सारी बात धरी की धरी रह जाती है। मैं एक ही चीज सोचती हूँ कि ये सब जो चीजें हैं इंटरनेशनल लेवल पे, हमेशा रेस होने के पहले यही सोचती हूँ कि कोई ये नहीं सोचेगा कि फलाने ने बोल दिया तो मेरा अचीवमेंट खराब हो गया, एक स्क्रीनशॉट भेज दिया तो कुछ हो गया। कुछ हो गया, अब तो स्क्रीनशॉट है। मैंने बकायदा पेपर कटिंग करके हाथ से तीर बना करके, मतलब जंप करते हुए पैर का पोज था इतना गंदा, वो मतलब वो भूलता ही नहीं है। तो थैंक्स टू माय हस्बैंड कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ही सपोर्टेड मी। तो आपने इतना कुछ बताया, लेकिन अभी मेरा इंटरेस्ट ना आपके हस्बैंड और आपको मिलने में क्या कहानी बनी ये जानना चाहती हूँ। तो आप बताइए कि आपकी शादी बनारस में कैसे हुई? बिल्कुल, मैं विद्यापीठ में बीपीएड करने आई थी, तो मेरे फादर इन लॉ यहाँ पे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी थे। 94 में एक नेशनल हो रहा था कोट्टायम में। अच्छा। तो वहाँ विद्यापीठ की टीम जाने वाली थी और मैंने यूपी रिकॉर्ड बनाया था।
तो मेरे फादर इन लॉ ने बोला कि देखो लड़कों की टीम जा रही है, अगर तुमको जाना है तो किसी लेडी टीचर से बात करो। ठीक है, ये उसके पहले की एक घटना और हो चुकी थी। मुझे कहीं से पता चला कि वो टीम भेज नहीं रहे, तो वो यहाँ इंग्लिश लाइन में रहते थे। हम घर पे गए मिलने और सीधे ऐसे चुटकी बजा के, आप होते कौन है मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले, मेरे रिकॉर्ड बनाया और नेशनल में क्यों नहीं खेलने जाने देना चाहते हैं। तो हमको तो ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखे कि ये ऐसे चुटकी बजा के बोल रही है। तो बोले अच्छा ठीक है, तुमको जाना है तो किसी लेडी टीचर को तैयार करो। फिर पूरी जितनी भी कल्पना मैडम थी, जितनी लेडी टीचर्स प्रोफेसर्स थी, सबसे जाके मिले, सबने मना कर दिया। फिर मुंह लटका के आगे बोले सर ऐसा है, कोई नहीं जा रहा है, अब बीएचयू की टीम जा रही है, वहाँ लड़कियां जा रही हैं, आप हमको बस लेटर दे दीजिए, हम चले जाएंगे। हम खेल के आ जाएंगे, आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए। फिर वो ऊपर से नीचे देखे, कहा अच्छा ठीक है कल आओ तो बताता हूँ। तो घर गए, जो मेरी मदर इन लॉ बताती है, घर आए कहे आज शरद एक लड़की देखे बड़ी तेज तर्रार ब्राह्मण है और देखने में ठीक ठाक है, मैं सोच रहा हूँ मैं खुद ही टीम लेके चला जाऊँ। फिर 15 दिन का ट्रिप था पूरा, और मेरी मदर इन लॉ भी आई थी जब ट्रेन जाने वाली थी हॉस्टल से। वही बोले कि सुबह लेट में गेट खुलता था, मेरी ट्रेन 2 मिनट बस छूटने वाली थी। और वो गेट छूटा, मैं होल्डॉल पहले वो पूरा लेके चलते थे, सर पे लेके आके पटक के बैठ गए, और मेरी सास से हमको ध्यान से देख रही है। मुझे नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है। ये लोग 15 दिन मेरे ससुर जी ने पूरा अच्छे से ठोका बजाया, घर परिवार के बारे में बातचीत किया। फिर बोले कि ऐसा बेटा अपने माता पिता को जरा लेके आना, कुछ बात करेंगे। तो बाई चांस उसमें हस्बैंड शिप से आए थे, पहला शिप था, वो घर पे आए थे। तो उस हॉस्टल में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम थी, तो हॉस्टल बंद हो गया था। तो हम सामान पहले मेरे मम्मी डैडी दोनों मेरे साथ साथ चलते थे, मुझे कभी अकेले छोड़ा ही नहीं। मतलब इतने बच्चे थे, 6 बच्चे थे, लेकिन उनको लगता था कि पूरा बहुत ज्यादा मानते थे एक्चुअली। बनारस छोड़ने आना, घर पर लेके जाना। तो हम कहे डैडी चलिए देखिए सर बुलाए, एक बार चल के मिल लीजिए। तो जब डैडी गए तो दरवाजा खटखटाया, तो मेरे हस्बैंड गमछा पहन के कपड़े फैला रहे थे। तो धीरे से ऐसे खिड़की खोल के देख रहे हैं, मैं भी पीछे से ऐसे चक के देखी कि कौन है। तो खैर बोले कौन आया, तो डैडी अपना परिचय दिया कि मैं सुदामा प्रसाद मिश्रा और गुरुजी से मिलना है। तो हस्बैंड बोले कि देखिए कोई आपकी स्टूडेंट आई है, उसके साथ उनके माता पिता हैं और मिलना चाहते हैं। ठीक है, और ये खिचड़ी पक रही थी ना, आनंद को पता था ना मुझे पता था, और उनके मम्मी पापा में पक रहा था। अंदर लाके बिठाया उठाया गया, मम्मी किचन में गई, तब चाय का ट्रे जो है हस्बैंड ला करके सामने लेकर के बैठे बड़े आराम से ट्रे ऐसे लेकर के आके बैठे थे। ठीक है, तो वही बात हुई कि सुदामा जी ऐसे ऐसे लड़की, अब पंडित जी बैठे थे पहले से, आपकी लड़की हमको बड़ी अच्छी लगी और हम चाहते हैं कि मेरे बेटे से शादी हो जाए। तो हमसे पूछा गया, मम्मी बुला के बाहर पूछी। हम बोले भाई देखिए हमको तो मेरा कोई चॉइस है नहीं, शादी आप ही लोगों को करनी है, जहाँ करेंगी तो कर लेंगी। तो पूछी लड़का कैसा है, तो हम थोड़ा सा झलक देखी थे, हमको ठीक है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब सामने आके बैठे, हस्बैंड जो बताते हैं, हम ऊपर से नीचे तक देख रहे थे, अच्छा इसी इंसान के साथ कुछ जिंदगी बिताना है। बाद में बोल रहे यार तुम हमको देख रहे थे, मुझे शर्म आ रही थी। हम कहे यार ये तो लड़की वाला कांड हो गया, चाय लेके आए, लड़का देख रहा है, लड़की शर्म आ रही है, लड़का शर्म आ रहा वो सीन अभी तक मेरे घर में अभी तक चलता है। कहते बड़े आराम से ट्रे लेके आए और हस्बैंड को जैसे देख रहे, वो निगाह भी नहीं मिला रहे, वो एकदम लड़कियों की तरह सिर नीचे कर ले रहे। तो ये फिर वही तुरंत पंडित जी कुंडली मिलाए, कुंडली तय हो गया, सास लाके मुझे अंगूठी पहना दी। अच्छा। और फंस गए। ये कांड था। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है, लेकिन अच्छा है, एक अच्छा था जो होता है। देखो समय पे सब काम अच्छा होता है, समय पे पढ़ाई हुई, बनारस में आई, रिकॉर्ड भी बना, शादी भी हुई, बेटा भी, सब लोग बोलता अब यंग में एज में जीती तो ये मेडल जीत लेती। हम बोले बेटे से बड़ा मेडल कुछ नहीं है, मुझे कम एज में बेटा पैदा हो गया, 27 साल का हो गया, वो मेडल सबसे बड़ा मेडल है। और उसके बाद मैंने देश के लिए किया, फैमिली को देखते हुए। एक औरत को घर भी देखना है, सास ससुर की सेवा भी करनी है, बच्चे को देखना है, हस्बैंड को देखना है, नौकरी भी करनी है, प्रैक्टिस भी करना है, वो सब कैसे मैनेज करके वो अपनी बीमारी से भी लड़ना है। तो उसके बाद जो मैंने किया तो वो ज्यादा अच्छा था। बहुत अच्छा, मतलब आई थिंक ये तो बहुत लोगों के लिए एग्जाम्पल है, कोई सोच भी नहीं सकता जो आप कर रही हैं। इसमें ये फायदा हुआ ना कि अभी दूसरे के लिए भी कर सकते हैं हम, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है तो हम दूसरे की मदद आराम से करते, कोई रोक टोक नहीं है, करते भी है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको मैंने किया आज
बड़ी बड़ी जगह पे है। ये दूसरी बात है कि वो जाने के बाद जब पैसा मिलने लगा भूल गए। हाँ, ये तो अक्सर ही होता है। ये होता है, लेकिन मुझे खुशी होती है कि नक्सली इलाके से भी लड़कियां आई। कितने पेरेंट्स धमकाने आते थे कि अपनी मेरी बेटी को बिगाड़ रही हो। आज उनकी लड़की जो है बीएसएफ में है, तो उनके घर का खर्चा चल रहा है। वो आके बाद में थैंक यू भी बोले, एक बोरिया चावल भी लाए, मैडम आपकी की वजह से मेरे घर का नाम रोशन हो। तो ऐसे सोच तो धीरे धीरे बदलेगी ना। ऐसे इस तरह के लोग होने चाहिए समाज में। कि कहते हैं ना, खुद के लिए जिए तो क्या जिए, तू जी या दिल जमाने के लिए। तो जमाने के लिए जियोगे ना तो भगवान तुम्हारे लिए कुछ न कुछ अच्छा रखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं इसको सम अप करूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी तक की जर्नी में, अभी जितनी भी आपने अब तक आज तक की जर्नी में आपका बेस्ट मेमोरेबल मोमेंट कौन सा था, जो आपको लगता है कि ये मैं कभी भी नहीं भूल सकती एंड दिस इज द बेस्ट मोमेंट? वर्ल्ड का मेडल। जब मैं पोडियम पे खड़ी हुई थी, तो ऐसे क्योंकि पहला इंटरनेशनल मेडल था, इंडिया का फ्लैग मेरे हाथ में था, ऐसा लग रहा था पूरा इंडिया, ऐसे समुंदर से लेकर के नदियाँ, झरने सब मेरे अंदर आ रहे हैं। वो एक फीलिंग थी, वो मतलब वो मैं कभी भूल ही नहीं पाती हूँ। और ऐसे जब इंडिया का फ्लैग लेके चलती हूँ, बहुत सारे ऐसे मोमेंट आए हैं कि मैंने इंजरी हुई है सुबह की रेस में और शाम को मैंने दौड़ा है और गोल्ड मेडल इंडिया के लिए जीता है। ये सब मोमेंट ना जैसे अप एंड डाउन खिचड़ी मिक्स होती है, वो दर्द भी है, खुशियाँ भी है, रोना भी है और लड़ना झगड़ना भी है। ये सब चीज़ें मतलब एक स्पोर्ट्स पर्सन जो फील करता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। आपने अपने मेडल्स कब काउंट करना छोड़ा? ये 100 पूरे करने थे इसलिए या फिर कुछ और भी है? नहीं, 102 अभी है मेरे पास। अच्छा 102? टोटल मुझे तो 102 अभी 100 है। तक पता था। नहीं, और उसके बाद 102 क्या, अभी लास्ट मैंने नेशनल में मेडल जीता है डार्ट में, तो 103 हो गए। तो वो मेडल है और अभी ये पूरा करना है। ये तो 103 मैं बता रही हूँ, शायद इसके बाद अगर मैं टोटल मेडल्स में जोड़ने लगूं अभी तक मैंने जो जीते हैं, तो वो 700-800 से कम नहीं होंगे। 700-800? इतने मेडल्स, इतने मतलब हम लोग को पहले ना स्टेट गवर्नमेंट देती थी, वो चादरें मिलती थी इस टाइप के। हाँ। स्टेट में जीतने के बाद तो मेरे घर में पूरा बक्सा भरा रहता, कितने रिश्तेदारों को दिलाता था, इतना ज्यादा मिलता था। You are one of a gem of Banaras. You are truly a gem of Banaras. वो तो कहते हैं ना, किसी को पागलपन कुछ पाने का, तो मुझे दौड़ना अच्छा लगता है। अगर मुझे मरते मरते भी कोई बोले कि आपको क्या इच्छा है, तो मुझे दौड़ने को दे दे, एक रेस पूरी करके आ जाओ, तो ये मरने देना। तो ये जुनून है, और यही जुनून शायद मुझे हमेशा 50+ में भी मोटिवेट करा। और जब तक रहेंगे तो हम लोग का मास्टर्स तो 5 साल के एज ग्रुप में होता है, तो हम लोग प्लान करते हैं कि 100+ दौड़े। नीलू जी, बहुत अच्छा लगा हम सारे लोगों को आपको सुन के, और मुझे लगता है द पूजा गोस्वामी पॉडकास्ट, बनारस का अपना पॉडकास्ट के जरिए आज इतना अच्छा कॉन्वर्सेशन, आई थिंक एवरीबडी शुड वॉच दिस। इतना इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन मुझे नहीं लगता कि अभी तक हुआ है, एंड आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू रॉक। मेरी पूरी स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब द चैनल। ये है बनारस का अपना पॉडकास्ट, द पूजा गोस्वामी पॉडकास्ट, जहाँ होती है बड़े लोगों की बड़ी बात।